So very good morning, friends. I hope मेरी वॉइस आप तक क्लियर आ रही होगी. So we are start the session today. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल्स प्रोसेस के बारे में जानेंगे. और बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू वन क्वेश्चन कि मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर आ रही है. तो लेट मी कंफर्म कि अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो. ग्रेट सुजीत, थैंक यू. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेल्स प्रोसेस के बारे में कि हम किस तरीके से अपनी सेल्स को क्लोज करें, लोगों से बात करें, क्या क्या ऑब्जेक्शन सामने वाले पर्सन के आते हैं, तो जिस तरीके से हम बात करके उसको कन्वर्ट कर सकें. जस्ट वेट फॉर अ सेकंड फ्रेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड. सो सॉरी. यस. सो आज हम बात करने वाले हैं सेल्स प्रोसेस के बारे में. बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जस्ट एक कंफर्मेशन चाहता हूँ आपकी तरफ से. कल मैंने एक लिंक शेयर किया था आप सभी के साथ. आप सभी लोगों को बोला था मैंने कल होमवर्क करने के लिए कि आपको अपनी अपनी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट बनानी है, राइट. सो आई होप, मेरे को ऐसी उम्मीद है आप में से काफी सारे लोगों ने वो कंप्लीट किया होगा, ठीक है. और जो मैंने रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया था आपको कि आप 1 मिनट में 1024 लोगों को अपना मैसेज भेज सकते हैं. सो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के आप अपना मैसेज भेज सकते हैं. सो मैं जस्ट कंफर्मेशन चाहता हूँ आप लोगों से, एक ये चाहता हूँ, एक उम्मीद भी रखता हूँ कि आप लोगों ने वो किया होगा. सो कितने लोगों ने अपनी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट बनाई है, और अगर बनाई है तो कितने मेंबर ऐड किए हैं. सो जस्ट मैं एक बार आपसे चैट पे कंफर्मेशन चाहता हूँ. आप मुझे चैट पे बताइए कि सर मैंने इतनी लिस्ट बनाई है, मैंने 100 लोगों को जोड़ा, 200 को जोड़ा, 500 को जोड़ा या 1000 को जोड़ा. तो आप सभी एक बार मुझे कंफर्म कीजिए चैट पर जाके कि आपने कितने लोगों की अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाई है, मतलब कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है. सो एक बार कंफर्मेशन देने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं. आयुष 50, ओके. सुजीत 200 ऑलरेडी इन ब्रॉडकास्ट, ओके. सनी 200 गेस्ट, ओके. 50, 125, great. Kailash is about 200, okay. 120. Sudipta ji not yet made it, मतलब make by today, ठीक है, कोई इशू नहीं सर. राज जी 65, लकी 22 सर 200. रितु जी बोल रहे हैं 70. फास्ट. संदीप जी बोल रहे हैं 60. राहुल से 40. अभी आई थिंक कंप्लीट नहीं हुए आप सभी लोगों के यहाँ पर ना. 65, 35. I will make it today, okay. Next. बाकी लोगों ने नहीं बनाई है, नो इश्यूज. तो राजीव रंजन जी का भी रिप्लाई नहीं आया मेरे पास, दीपक का भी नहीं आया, जॉय दास जी का भी नहीं आया, संदीप जी का भी नहीं आया. सो काफी सारे लोग हैं जिन्होंने अभी शायद नहीं बनाई है, बट नो वरीज. मैं आप लोगों को बोलूंगा, देखो जो स्टेप्स मैं करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, वो आप अगर करेंगे तो फिर फॉर श्योर आपको रिजल्ट्स आएंगे. क्योंकि देखो फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर मैं आज आपको कोई चीज बता रहा हूँ और उसको करने के लिए बोल रहा हूँ, और आप उसको अगर कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो वो कल की लिस्ट के लिए आपका पेंडिंग वर्क हो गया, ठीक है. सो इसी तरीके से हम आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, बट पीछे की चीजों को छोड़ते चले जा रहे हैं. बट ऐसा नहीं करना. हम जो चीज बता रहा हूँ मैं, वो चीजें वो आप अगर डेली बेसिस पे करेंगे तो आपको फॉर श्योर रिजल्ट आएंगे, राइट. सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने बना ली बहुत अच्छी बात है, थैंक यू. बट जिन लोगों ने अभी तक वो लिस्ट नहीं बनाई है, सो दिस विल रिक्वेस्ट कि आप उसको आज वीडियो को देखिए कंप्लीट, और अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर कीजिए, राइट. और सुबह भी मैंने आपको एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट की वीडियो शेयर करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपना डाटा कैसे मैनेज कर सकते हो, एक्सेल शीट पे किस तरीके से हम अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं. सो दैट इज द बेस्ट वे टू मैनेज योर प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, राइट. सो उस वीडियो को भी आप देखिएगा, और अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को भी आप देखकर उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आज का हम वेबिनार शुरू करने वाले हैं, बट मैं आपको बता देता हूं कि आज का जो वेबिनार है
वो आपको ज्यादा फोकस करना है, अपने माइंड के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। बट इसमें लिखने वाला काम ज्यादा नहीं है आपको, क्योंकि प्रेजेंटेशन ये मिल जाएगी, इस प्रेजेंटेशन के अंदर देख पाएंगे कि हम किस तरीके से सारी चीजों को देख सकते हैं, राइट। तो आज हम बात करेंगे सीक्रेट्स ऑफ सेल्स प्रोसेस के बारे में, कि क्या क्या सीक्रेट्स होते हैं सेल्स प्रोसेस के। देखो, हम लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, तो हम ऑब्वियस है हम इंश्योरेंस के सेल्स प्रोसेस की बात करेंगे, बट ये जो सेल्स प्रोसेस है ये ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए काम करता है। इसी तरीके से जो फंडामेंटल्स हैं सेल्स प्रोसेस के, वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री में इसी तरीके से वर्क करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि सेल्स प्रोसेस एक्चुअल में है क्या, कहाँ से हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स आते हैं, किस तरीके से क्लोजर्स करने होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्शंस उनके आ सकते हैं, ये सारी चीजें, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वेबिनार, और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोस्पेक्टिंग की। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप होता है सेल्स प्रोसेस के अंदर आपके पास प्रोस्पेक्टिंग का होना। मतलब कि अगर आपके पास लोग हैं, अगर आपके पास कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है, तो हम उनसे उनको प्लान बेचने की या प्लान सजेस्ट करने की बात कर सकते हैं, राइट। अब मान के चलिए अगर कोई शॉपकीपर है, ठीक है, उसने अपनी शॉप को ओपन कर लिया, बट उसके पास कस्टमर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका बिजनेस वो रन नहीं कर सकता, अपने बिजनेस को नहीं चला सकता, ठीक है। अब हम किसी भी बिजनेस की बात करें, किसी भी सिस्टम की बात करें, तो हर एक सिस्टम को, हर एक बिजनेस को, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री है, चाहे वो ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री अगर है, तो हर किसी इंडस्ट्री को कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि प्रोस्पेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर आपके पास कस्टमर है, तो आपने कई लोगों को बोलते हुए भी सुना होगा, जिसके पास जनता है उसी की लोग सुनते हैं, राइट। तो कहने का मतलब है कि अगर जिसके पास लोगों की प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है, जिसके पास अच्छे लोग हैं, ठीक है, जिनसे हम बात कर सके अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो वो लोग जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं, अगर जिसके पास प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट प्रॉपर्ली मैनेज की हुई है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे यहाँ पर, फ्रेंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैट पर अभी कुछ मत डालिएगा। अगर आपके कोई डाउट, कोई सेशन के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप एंड में पूछ सकते हैं, राइट। सो अभी हम यहाँ पर सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, आपको क्या क्या पॉइंट्स की रिमेंबर चाहिए, मतलब कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखने चाहिए प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाते हुए, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट है, स्टार्ट राइटिंग योर प्रोस्पेक्ट नेम फ्रॉम योर फोन कॉन्टैक्ट। मतलब कि अपने फोन में जितने भी नंबर हैं, अपने फोन में जितने भी नंबर हैं, उन सभी नंबर्स को आप या तो अपने आप डायरी पेन पे लिखना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज, आपको जैसे मैंने प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट करने का तरीका बताया एक्सेल शीट पे, आप उस तरीके से भी आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला तरीका है, आपको अपने फोन के अंदर जितने भी नंबर हैं, तो उन सारे नंबर को अपने यहाँ पर नोट करना है। अब हमारे डाउट में, हमारे दिमाग में क्या होता है कि यार ये तो मेरा चाचा का लड़का है, ये तो पॉलिसी नहीं लेगा, ठीक है। आपका हैंड रेज हो रहा है, जस्ट वेट। रमेश जी, हम क्वेरी या कोई भी सेशन के बाद में ही लेते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है। दीपक कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। दीपक, आपकी तरफ से इश्यू होगा, एक बार मैं सभी से कंफर्म कर लेता हूँ। आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि दीपक जी बोल रहे हैं कि मेरे को आवाज नहीं आ रही है। क्लियर है? ओके, ऑल राइट। सो अभी हम चैट के ऊपर और हैंड रेस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेशन को, राइट। क्योंकि बार बार डिस्टर्बेंस होता है तो हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो जिसको इश्यू हो रहा है, टेक्निकल इश्यू हो रहा है, वो एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पर आप दोबारा ज्वाइन करके कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि आपके पास अगर फोन में कॉन्टेक्ट्स हैं, ठीक है, अब किसी के पास 50 होंगे, किसी के पास 100 होंगे, किसी के पास 200 होंगे, किसी के पास 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, और 5000 भी हो सकते हैं, राइट। अगर आपके फोन में कॉन्टेक्ट्स हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कॉन्टेक्ट्स का प्रोस्पेक्टिंग डाटा बनाना है, लिस्ट बनानी है। अब एग्जाम्पल के लिए, आपके फोन में मान लीजिए 100 नंबर हैं, जिसमें से कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ नेबर हैं, कुछ हो सकता है आपके ऑफिस के कुलीग्स हैं। तो आपने क्या किया, उन सबको अपने एक्सेल शीट में या फिर डायरी पेन पे मेंटेन करना शुरू किया। वैसे सबसे बेस्ट तरीका जो है, जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया, कि अगर आप एक्सेल पर अपना डाटा मैनेज करोगे, तो उससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बट आप अगर आप डायरी पे करना चाहते हो, आप डायरी पेन पे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आपने अपने फोन नंबर के जो जितने नंबर्स थे, डाटा को आपने लिखा। अब आपने बात करना शुरू कर दिया कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि यार आपके चाचा जी के पास या आपके चाचा जी के लड़के के पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आप उनसे बात कीजिए। बात करने के बाद अपने डाटा को प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के अंदर मैनेज कीजिए, ठीक है।
तो अब करते 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 अगर मेरे पास 100 नंबर्स हैं तो 100 में से मैं ये बोलूंगा कम से कम आपके 25 से 30 लोगों के नंबर यहाँ पर आप कुछ ना कुछ क्वेरी यहाँ पर जनरेट हो जाएंगी। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने किसी से बात करा कि भाई 4 व्हीलर इंश्योरेंस है या नहीं है, ठीक है, अगर वो बोलता है मेरे पास 4 व्हीलर, तो कौन से मंथ में रिन्यू होता है आपने ये पूछना है, ठीक है। तो अब हम उसकी डेमो भी करेंगे कि कॉल कैसे करना होता है, वो भी हम सीखेंगे, बट मैं आपको भी जस्ट पॉइंट बता रहा हूँ। सेकेंड यहाँ पर है हाउ टू एक्सपोर्ट योर फोन कॉन्टैक्ट टू एक्सेल फॉर बेटर प्रोस्पेक्टिंग। मतलब कि अगर मान लीजिए आप बोलते हो कि सर मेरे पास तो 1000 नंबर है, तो मैं 1000 नंबर कैसे लिखूं, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर आपने अपना फोन जीमेल से कॉन्फ़िगर किया हुआ है, सिंक्रोनाइज किया हुआ है, तो इसके बाद अपना सारे के सारे फोन नंबर आप एक्सेल फॉर्मेट में ले सकते हो, ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं करना होता, हम जीमेल पर जाएंगे, जीमेल पर एक कॉन्टैक्ट्स का फॉर्म होता है और वहां जाकर एक्सपोर्ट करने के बाद हमारे को सारा का सारा डाटा हमारे पास एक्सेल फॉर्मेट में आ जाता है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी हम एक बार वीडियो बनाएंगे, आप उससे सीख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, सेगमेंट योर प्रोस्पेक्ट लीड। मतलब कि आपको जो प्रोस्पेक्ट है, जो आपके पास नंबर आए हैं, उनको आपने सेगमेंट वाइज क्रिएट करना है। मतलब कि वो कोल्ड है, वार्म है या हॉट है। मान लीजिए अगर कोई कस्टमर है जो आपसे कहता है कि यार मेरे को तो हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपसे लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब वो हॉट कस्टमर है। वार्म कस्टमर का मतलब हो गया आप कोल्ड कस्टमर, पहले कोल्ड बता देता हूँ। कोल्ड कस्टमर का मतलब हो गया आप अननोन लोगों से बात कर रहे हो, किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हो, आपको नहीं पता वो कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। बट वार्म कस्टमर होता है कि आपको लगता है कि वो कन्वर्ट हो सकता है, तो आपने उनसे कुछ ना कुछ बात की हुई है और वो 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आपसे पॉलिसी लेगा, तो इसका मतलब है वो हमारा वार्म कस्टमर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपने डाटा को सेगमेंट वाइज क्रिएट करना है, कोल्ड, वार्म और हॉट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, व्हेन एनीवन गेट मोर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए जब पर्सन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे अब किसी आपके नेबर में या आपके किसी रिलेटिव में शादी होती है किसी की, या कोई पेरेंट बनता है, ठीक है, सो उस टाइम पे पर्सन जो होता है ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है उसकी लाइफ के अंदर, तो वो क्या सोचता है कि यार कल को अगर मेरे को कुछ हो गया, मेरी वाइफ को कुछ हो गया, मेरे बच्चों को कुछ हो गया, तो उसके लिए मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए। तो आप ये देखिए आपके घर में या फिर आपके रिलेटिव में, आपके फैमिली में, आपके ऑफिस में या नेबर में, कहीं पर भी कोई भी पर्सन की मैरिज हुई है या कोई भी पेरेंट बना है, ठीक है, फादर या मदर हुए हैं कोई, तो उस टाइम पे आप उनका डाटा अच्छे से नोट करके रखिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई आज आपकी शादी हुई है, आपकी आप या पेरेंट बने हो, तो इस टाइम पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है, अपने फैमिली को लेकर। तो इससे बेटर है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखो, कल को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप उसमें रिस्पॉन्सिब मतलब आप उसको यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस से, ठीक है। सो इस तरीके से हम यहाँ पर जो लोग मैरिड हैं या फिर जो लोग मैरिज हुई है जिन लोगों की, या पेरेंट बने हैं, उनका आप यहाँ पर डाटा मैनेज कर सकते हो अलग तरीके से, राइट। पॉइंट नंबर 5 है हॉस्पिटल। मान लीजिए आपके घर के आसपास कुछ हॉस्पिटल्स होंगे, नर्सिंग होम्स होंगे, या फिर कोई मेडिकल स्टोर होगा, बट अभी का टाइम तो है जिसको मैं बोलूंगा कि आप बाहर नहीं निकल सकते, लोगों से बात नहीं कर सकते, बट मैं आपको यहाँ पर तरीका तो बता रहा हूँ, बट इस तरीके को आप अभी अप्लाई मत कीजिएगा, बिकॉज अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन है उसको थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन को आप ध्यान में रखते हुए अभी बाहर मत निकलिएगा, राइट। बट इसमें क्या करना है, अगर आपके घर के आसपास हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है या मेडिकल स्टोर है, तो आप क्या कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो कि भाई मेरे को अपना एक बैनर या मेरे को अपना कोई पैम्पलेट वगैरह यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड यहाँ पर लगाने की परमिशन दे दो, जिससे कि अगर किसी पर्सन को यहाँ पर क्वेरी आती है, कोई जरूरत पड़ती है, तो वो मेरे को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर ले, ठीक है। बट उसमें आप ये ध्यान रखिएगा, अब कोई भी पर्सन, चाहे वो हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है या मेडिकल स्टोर है, देखो कई बार आपको परमिशन मिल जाती है बट कई बार नहीं मिलती, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सेल्स पर्सन से बात करोगे हॉस्पिटल के अंदर या नर्सिंग होम के अंदर, तो आपको ये पता लगेगा, डॉक्टर से बात करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि वो लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहते हैं आपकी तरफ से, कि अगर कोई कस्टमर कन्वर्ट हो तो आप उनको कुछ बेनिफिट दो जिससे कि वो आपको परमिशन दे, ठीक है। आप मेरा मतलब समझ ही गए होंगे कि अगर आप उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप मॉडल पे काम करोगे कि सर जो भी कन्वर्जन आएगा, जो भी कस्टमर आपके हॉस्पिटल से या आपका नर्सिंग होम के नाम से आएगा, तो हम उसका जो बेनिफिट होगा, उसका कमीशन होगा, तो वो लोग वो चीजें हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, आपके हॉस्पिटल के साथ या मेडिकल स्टोर के साथ हम वो शेयर कर लेंगे। तो उस केस में हो सकता है आपको परमिशन थोड़ा जल्दी मिल जाए, क्योंकि देखो अगर हम म्यूचुअल बेनिफिट की बात करें, दोनों लोगों की बेनिफिट की बात करें, तभी हमारी गाड़ी चल सकती है, तभी हमारे को यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है, राइट।
पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे, सेंड देम गिफ्ट ग्रीटिंग्स। अगर मान लीजिए किसी का न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, उनको ग्रीटिंग्स भेज सकते हो, उनको कुछ गिफ्ट भेज सकते हो और उसमें अपना अपना कार्ड लगा के भेज सकते हो, अपना विजिटिंग कार्ड लगा के भेज सकते हो, या जो भी आप वर्क कर रहे हो, जैसे कि आप इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस करते हो, तो आपने एक प्रोफाइल बना लिया, ठीक है, अपनी प्रोफाइल के बारे में एक पैम्पलेट प्रिंट कराया और वो पैम्पलेट उसके साथ आप गिफ्ट में लगा के दे सकते हो, ठीक है। बट ये जब करने का फायदा है जब आपके पास बल्क में डाटा है, ठीक है। अगर आपके पास बल्क में डाटा है मतलब कि कम से कम 50-100 लोगों का आपके पास ऐसा डिटेल्स है जिन लोगों के न्यू बॉर्न बेबी हुए हैं, तो आप वहां पर उनसे गिफ्ट वगैरह आप शेयर करके उनसे लीड जनरेशन कर सकते हो, राइट। बट यहाँ पर एकदम से कन्वर्जन शायद नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगता है, बट आएगा जरूर। अब इसके बाद हम बात करेंगे सर्च लीड थ्रू एफबी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर अपने लीड्स को सर्च करना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो, प्रोस्पेक्ट को देखना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, फेसबुक पे पेज बना सकते हो, इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल बना सकते हो जहां पर डेली बेसिस पे आपको पैम्पलेट डालना है, ठीक है, बैनर्स वगैरह डालना है, कुछ शॉर्ट वीडियोस डालिए इंश्योरेंस के बारे में जिससे कि लोगों को अवेयरनेस हो, ठीक है। सेकंड, आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं, जैसे कि आप देखते हो कि मैं भी यहाँ पर अभी आज की डेट में डेली बेसिस पे वीडियोस बना रहा हूँ और वीडियोस बनाने के बाद में लोगों को बेनिफिट भी होता है, आप लोग उसके बारे में समझते भी हो और उसके बाद में एंड में आप अपना नाम और नंबर डिस्प्ले कर सकते हो, दिखा सकते हो यूट्यूब वीडियो के अंदर कि अगर आपको कोई भी इस प्लान से रिलेटेड क्वेरी है तो आप डायरेक्टली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। सो आप इस तरीके से भी लीड जनरेशन कर सकते हो। दैट इज द वेरी बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका है लीड जनरेशन का, आप अगर YouTube पे वीडियो बना के डालते हो, ठीक है। एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं आएगा, बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे 30 दिन तक कम से कम अगर वीडियो बना के डालते हो तो आप यहाँ पर देखिएगा आपके पास कुछ ना कुछ क्वेरीज, कुछ ना कुछ लीड्स ऑटोमेटिकली जनरेट शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा लिंक्डइन पे भी कर सकते हैं, लिंक्डइन बट थोड़ा सा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो आपको वहां पर थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म देखते हुए लोगों से बात करनी है। वहां पर आपको कुछ कंपनीज के एचआर डिपार्टमेंट के लोग मिल सकते हैं, एडमिन के लोग मिल सकते हैं, जिसमें आप लोगों को बोल सकते हो कि भाई मैं आपकी कंपनी के अंदर एक हेल्थ अवेयरनेस प्लान करने जा रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप वहां पर एक कैंप लगा सकते हो, ठीक है, बहुत छोटा सा टेबल और चेयर लगा सकते हो और वहां पर अपना आपने बैनर वगैरह प्रिंट करा के रख लिया और जस्ट वहां पर आपने इंफॉर्मेशन देनी है कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस का क्या बेनिफिट है, क्यों कराना चाहिए, किसके लिए कराना चाहिए, और जितना अर्ली एज है उतना ज्यादा फायदा होता है। तो कहने का मतलब है आपने कुछ अवेयरनेस कैंप भी आप कंपनीज में लगा सकते हो, तो यहाँ पर आपको एक ये भी तरीका मिल जाता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, कॉर्पोरेट प्रोस्पेक्टिंग के अंदर आता है वो। पॉइंट नंबर 8 के अंदर बात करते हैं, बल्क मैसेजिंग फॉर प्रोस्पेक्टिंग इज गुड। मतलब कि अगर मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा आज की डेट में आपके पास या आप हमारे फोन के अंदर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आप लोन ले लीजिए, आपका प्री अप्रूवल लोन आया हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इंश्योरेंस ले लीजिए, इतना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आप भी हम लोग भी इसी तरीके से बल्क मैसेजिंग कर सकते हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए, ठीक है। पीछे मैं बहुत ज्यादा इसको यूज करता था, मेरे डेली बेसिस पे 5000 लोगों को मैसेज जाता था जिसमें मैं लोगों की लीड जनरेट करता था, क्लाइंट के पास जाके मिलता था, मीटिंग करता था और मेरे कन्वर्जन आते थे, ठीक है। सो कहने का मतलब है जो भी आप तरीका यूज करना चाहते हो उसको रेगुलर करना है। ऐसा नहीं कि भाई हमने आज मैसेज कर दिया और 10 दिन के लिए हम बैठ गए। अगर आप रेगुलर उसको करोगे फॉलो, तो किसी भी एक या दो तरीकों को आप रेगुलर कीजिए जिससे कि आपके पास लीड जनरेशन होती रहे, प्रोस्पेक्टिंग होती रहे। अगर हम 10 तरीकों के ऊपर काम करेंगे तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट आप ये देखो कि हमारे पास कौन से ऐसे 2-3 तरीके हैं जिसमें हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, राइट। तो ये मैं आपको तरीके के वेज बता रहा हूँ, कौन कौन से वेज हो सकते हैं, बट आपको इसमें से 2-3 ही ऑप्शन चूज करने हैं, ठीक है, जो आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 9 की, गेट रेफरेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट। मान लीजिए आपने किसी को हेल्थ इंश्योरेंस सेल किया या किसी को 2 व्हीलर इंश्योरेंस सेल किया, किसी को टर्म इंश्योरेंस सेल किया, तो अब आप उनसे बात कर सकते हो, उनके टच में रह सकते हो। जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनसे बात कीजिए, उनसे बोलिए कि भाई मुझे कुछ रेफरेंसेस चाहिए। आप अपनी फैमिली में आपके चाचा जी का नंबर दे दीजिए, ताऊ जी का नंबर दे दीजिए, या फिर अपने किसी रिलेटिव का, फ्रेंड का नंबर दे दीजिए। तो उनको भी मैं आपकी तरह उनकी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, उनसे भी इसी प्लान के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उससे होगा क्या, आप जब एग्जिस्टिंग क्लाइंट से रेफरेंस लेते हैं तो उस टाइम पे आपका क्लाइंट आपको मना नहीं करेगा, ठीक है। और अब जब वो आपको कोई नंबर दे रहे हैं तो उनसे बात कीजिए, उनको रेफरेंस लेके बात कीजिए कि सर मेरे को आपका नंबर राहुल जैन जी से मिला है, तो मैं आपसे बस 2 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ कि अब मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, ठीक है, इंश्योरेंस फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ,
तो अगर मैं आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो आपको ये बेनिफिट हो सकता है, आपकी फैमिली में इस तरीके से बेनिफिट हो सकता है। तो हम एग्जिस्टिंग क्लाइंट से भी रेफरेंस लेके बात कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 में हम बात करेंगे गेट फ्यू नंबर्स फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब जैसे मान लीजिए आपके चाचा जी हैं या आपके कोई फादर हैं, ठीक है, या आपके मान लीजिए कोई रिलेटिव है, ठीक है, आपका अच्छा रिलेशन है उनके साथ, तो आप उनसे भी नंबर मांग सकते हो, उनसे भी कुछ डिटेल्स मांग सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यार देखो, चाहे मेरे फादर है, चाहे मान लीजिए आपके कोई चाचा जी हैं, रिलेटिव हैं, कोई भी पर्सन है, तो हर किसी का जो सर्कल होता है ना, हर किसी की जो लोगों की, मतलब अगर हम बोले कि लोगों का जो सर्कल होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपके फादर हो सकता है किसी फ्रेंड को जानते हो, किसी को जानते हो जो आप ना जानते हो, या आपके चाचा जी जिनको जानते हो उनको आप ना जानते हो, तो आप उनसे भी कुछ नंबर्स ले सकते हो बात करने के लिए कि सर मेरे को आप कुछ सपोर्ट कीजिए, मेरे को बिजनेस बिल्ड करना है, मेरे को लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना है, लोगों को बताना है इसके बारे में। तो आप उनसे उन नंबर्स ले सकते हो और उनसे बात कर सकते हो, अपने जिस भी फ्रेंड एंड फैमिली का आप जिनसे नंबर लिया है उनका रेफरेंस लेके बात कर सकते हो, राइट। पॉइंट नंबर 11 में मेक योर फर्स्ट 100 पीपल लिस्ट टू एक्सप्लेन अबाउट द इंश्योरेंस। तो फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ, अब कुछ लोग यहाँ पर मेरे से पूछते हैं कि सर हमने कोड ले लिया, हमने सब कुछ स्टार्ट कर लिया, ठीक है, बट मेरे को बताओ हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो अभी आप फोकस करो कि हमें ना इंश्योरेंस बेचना नहीं है, हमें सिर्फ इंश्योरेंस अवेयर करना है, लोगों को जागरूक करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप लोगों का टास्क है, अब इस टास्क के अंदर बड़े ध्यान से समझिएगा, अभी मेरे पास लगभग 57 लोग हैं, ठीक है। तो 57 लोगों को यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने पहले 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, ठीक है, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे वो कजन है, चाहे वो नेबर है। अब ये सोचिए कि आप बचपन से लेके अभी तक जितनी भी आपकी एज हुई है, बचपन से लेके अभी तक कितने लोगों से मिले हो, कितने लोगों को जानते हो सकता है आपके नेबर हो, ठीक है, आपके आसपास के 4-5 दोस्त हो सकता है आपके चाचा जी हो, ताऊ जी हो, बुआ जी हो, फूफा जी हो, ठीक है, मौसा जी हो, मौसी जी हो। तो आपको सभी का नंबर लिखना है, ठीक है, एक फैमिली का नंबर लिखना है। अगर मौसा जी का लिख लिया तो मौसी का नहीं लिखना, इस तरीके से मत कीजिएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने 100 लोगों की लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे कि आपकी एक भी पॉलिसी सेल नहीं होगी, बट आपका एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा। मैंने क्या बोला, आप अगर 100 लोगों से बात करते हो, अपने पहले 100 लोगों से बात करते हो, तो आप अपने दिमाग में मान के चलो, अपने माइंडसेट लेकर चलो कि मेरी एक भी पॉलिसी सेल नहीं होगी, बट आपको लाइफ टाइम के लिए एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा। अब उसमें करना क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझना। आज तारीख है 4 तारीख, तो 4 तारीख, चलिए आज का मैं छोड़ देता हूं, आज आपको प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी है। कल है 5 तारीख, 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप सभी लोगों का ये टास्क है, सभी लोगों का एक काम है। क्या काम है, आप क्योंकि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, लोगों को अवेयर करना चाहते हो, तो टास्क बड़े ध्यान से करिएगा, ठीक है, और करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप इसमें आगे नहीं जा सकते, इसमें आप काम नहीं कर सकते। आप मेरे से लिखवा के रखिए, ठीक है। 5 तारीख से लेकर लगभग 15 तारीख तक आपके पास 10-11 दिन मिलेंगे। आपको डेली इन 100 लिस्ट में से 10 लोगों से बात करनी है। डेली आपको 10 लोगों से बात करनी है इंश्योरेंस के बारे में। आपको उनको बताना है कि आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, ठीक है, तो आप उनसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए, ठीक है, आप उनसे मोटर इंश्योरेंस के बारे में बात कीजिए कि भाई आपकी फैमिली में मोटर इंश्योरेंस है या नहीं है, गाड़ी है या नहीं है, ठीक है। तो अब कैसे बात करनी है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आपको टास्क समझ आ गया कि हमें 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक 10-11 दिन के अंदर हमें 10-10 लोगों से बात करनी है, ठीक है। तो अगर हम 10-10 लोगों से बात करेंगे तो आप समझ रहे हो कि आप ये समझ के चलो कि आपकी ना एक भी पॉलिसी सेल नहीं होने वाली, हमारा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, ठीक है। आपने मान लीजिए अपने किसी रिलेटिव को फोन लगाया, मान लीजिए मैंने अपने मौसा जी को फोन लगाया, एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैंने जब बात करी तो मैंने उनको बोला मौसा जी कैसे हैं, नमस्कार मौसा जी, बहुत बढ़िया। मौसा जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो जैसे कि आप जानते होंगे शायद कि मैंने एक इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस स्टार्ट किया था, और इसके अंदर मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि इंश्योरेंस की क्या फायदा होता है, इंश्योरेंस की क्या जरूरत होती है। तो आप इस तरीके से बात कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा ये स्टार्ट करने से पहले एक बार आप हालचाल पूछिए। मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मौसा जी नमस्कार, राहुल बात कर रहा हूँ, कैसे हैं मौसा जी? अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है।
तो मौसा जी आपकी फैमिली में अभी कैसा है? जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी पेंडेमिक सिचुएशन है, तो घर में सब ठीक है अभी? अच्छा सब ठीक है, ओके ओके। तो ठीक है मौसा जी, बहुत अच्छी बात है, मेरे को अच्छा लगा सुन के कि आप सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो बस ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि मेरे को लगा काफी दिन हो गए, बात कर लेनी चाहिए, तो मैं इसीलिए बात कर रहा था। बाकी मौसा जी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे मैंने ना अभी देखा कि लोग काफी इंश्योरेंस के बारे में अवेयर हो रहे हैं, तो मैंने भी एक अभी इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस ज्वाइन किया है, तो जिसमें लोगों को मैं अवेयर करता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि इंपॉर्टेंस क्या है इंश्योरेंस की। ठीक है, तो मौसा जी जो जस्ट मैं जानना चाहता था कि आपने या आपकी फैमिली में सभी ने इंश्योरेंस लिया हुआ है क्या? हेल्थ इंश्योरेंस में आप कवरेज है? अच्छा आप कवर नहीं है, ओके ओके। अच्छा बेटे ने ली हुई है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं मौसा जी। बट मैं आपको बता देता हूँ मौसा जी, देखो आज की डेट में ना बहुत ज्यादा डिमांडिंग है ये, क्योंकि कल को आपको पता नहीं कि कल को हमारे साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो कल को हो सकता है कि 3 लाख 4 लाख का बिल हमारे को हॉस्पिटल में पे करना पड़े। तो मैं आपको बता देता हूँ मौसा जी, देखो अगर हम सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा प्रीमियम पे करके, हम थोड़ा सा नॉमिनल सा प्रीमियम पे करके अगर अपना 5 लाख का या 10 लाख का कवरेज ले लेते हैं, तो हो सकता है कल को हमारी मेडिकल इमरजेंसी में हमें बिल पे ना करना पड़े, राइट? तो अगर आप बोलो तो मैं आपको इसका बेनिफिट बता दूं। बाकी जैसे आपने बोला भाई ने तो लिया हुआ है, तो अच्छा भाई ने कौन सी पॉलिसी ली हुई है मौसा जी? अच्छा आईसीआईसी की ली हुई है, ओके। तो मौसा जी कौन से मंथ में लिए, कुछ आप बता पाएंगे? क्योंकि मैं देख रहा था आईसीआईसी जो आपने प्लान लिया हुआ है जो आप बता रहे हैं, तो मार्केट में उससे भी बेटर प्लान अवेलेबल है। तो जस्ट मैं नोट कर लेता हूँ, जिससे कि कल को अगर मान लो जो रिन्यूअल का टाइम आएगा, तो मैं भाई से बात कर पाऊँ, है ना? अच्छा दिसंबर में होती है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ कि जो भाई है, भाई की पॉलिसी दिसंबर में होती है। बाकी आप एक बार देख लीजिएगा मौसा जी, अगर आपको लगता है ना कि इसकी जरूरत है सच में, तो हम एक बार बात कर सकते हैं और मैं आपको इसका पूरा बेनिफिट बता दूंगा। तो बाकी तो इतना ही बोलना था, बाकी आप सेफ रहिए, ध्यान रखिएगा सभी का, है ना? तो हम बात करते रहेंगे, कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर बात कीजिएगा, ठीक है? तो फाइनली मौसा जी मैं आपको यही बोलूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है, और अभी हमने भी कराया है, अभी 2-3 महीने पहले मैंने भी लिया पूरी फैमिली का, ठीक है? तो ठीक है मौसा जी, नमस्कार, फिर बात करते हैं, थैंक यू, ओके। सो फ्रेंड्स, आपने ना इस तरीके से कॉल करनी है, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से, बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल हालचाल पूछते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल अपने रिलेटिव से बात करते हैं, फैमिली के बारे में पूछते हैं। यहाँ पर मैंने उनको बता भी दिया कि हम इंश्योरेंस करना शुरू कर चुके हैं, हम इंश्योरेंस की अवेयरनेस दे रहे हैं। मैंने उनको ये भी नहीं बोला आप अभी ले लो, मैंने उनको बोला कि मैं करता हूँ काम, ठीक है? अब आपने करते 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 10 लोगों से बात करी, अब आपका हो सकता है किसी पर्सन के पास फोन लगा, आपने रिलेटिव को फोन किया और उसने बोला कि हाँ जी यार मेरे को तो लेना ही है, मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ। अब हम उससे कैसे बात करेंगे? चलिए उसका भी एक डेमो कर लेते हैं। नमस्कार मामा जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मामा जी सब ठीक है आपके फैमिली में, सब ठीक है? भाई ठीक है, भाभी ठीक है, सब ठीक है? अच्छा मामी जी वो भी ठीक है, ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो मामा जी मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, जैसे ना अभी पेंडेमिक सिचुएशन है, तो मैं आपको बोलता हूँ जैसे कि काफी सेफ इस टाइम पे रहना चाहिए। तो हम लोग भी घर पर ही हैं, हम लोग भी सेफ हैं, तो कोशिश करके हम तो बाहर नहीं जा रहे हैं, ठीक है? बट जो एसेंशियल आइटम्स है, जो जरूरी चीजें हैं, उसके लिए तो खैर जाना ही पड़ता है। तो बस मैं यही बोल रहा था, थोड़ा ध्यान रखिएगा, काफी टाइम हो गया बात नहीं हो पाई थी, तो मैंने कहा चलो अभी घर पे हैं तो बात कर लेते हैं, काफी दिन हो गए थे, ठीक है ना? तो मामा जी मैं एक चीज और बोलना चाह रहा था आपसे कि अभी ना जैसे मैंने ना इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस शुरू किया है, अपना काम शुरू किया है, जिसमें कि हम लोगों को इंश्योरेंस के बारे में अवेयर करते हैं कि इंश्योरेंस का क्या फायदा होता है, किस क्या लेने से, इंश्योरेंस लेने से किस तरीके से हम अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बच सकते हैं, ठीक है? तो मामा जी मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हमने पूरी फैमिली का इंश्योरेंस आपने किया हुआ है क्या? अच्छा आपने लिया हुआ है, ओके ओके। अच्छा भाई का नहीं है, अच्छा ठीक है। अच्छा भाई लेना चाह रहा है, ओके। आप, अच्छा भाई प्लान वगैरह देख रहा है, ओके। तो भाई और भाभी दोनों एक साथ देख रहे होंगे प्लान लेने के लिए, अच्छा। हाँ ठीक है ठीक है, आप बात करा दीजिए मेरी, मैं उनको एक बार समझा देता हूँ, अगर उनको लगे तो ले लेंगे। अच्छा ठीक है, बात करा दीजिए, ओके। हाँ रोहित कैसा है भाई? अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई थोड़ा ध्यान रखो यार, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो बाहर वार मत निकलो, और भाभी का भी ध्यान रखना, है ना? अच्छा। तो भाई अभी जैसे मामा से बात हो रही थी, तो मामा जी बोल रहे थे कि ना आपको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह के लिए आप सर्च कर रहे हो, क्योंकि अभी लोगों को जरूरत है इसकी, ठीक है? तो कौन सी कंपनी का आप देख रहे हो यहाँ पर?
कुछ सर्च किया आपने? अच्छा, आपने पॉलिसी बाजार पे सर्च किया था। अच्छा, ओके। तो कौन कौन सी कंपनी आपको लगा जिसमें आपको लेना चाहिए? अच्छा, आपने HDFC देखा, ICICI देखा, ओके, स्टार देखा, अच्छा मैक्स बुका, अच्छा, ये 3-4 कंपनी आपको बेटर लग रही है। अच्छा, ओके। तो भाई मैं बता देता हूँ, मैंने ना अभी रिसेंटली मतलब अभी 15-20 दिन पहले ही यहाँ पर इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस स्टार्ट किया है और काफ़ी हद तक मैंने चीज़ों को समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है। तो अगर आप बोलो तो मैं आपको पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन कर दूँ और हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको अगर यहाँ पर कवरेज देता हूँ, आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताता हूँ, तो आप ऑनलाइन हमारे साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको ये जो आपने 3-4 कंपनीज बताई, क्योंकि आपने बताया आप ऑलरेडी देख चुके हो, तो मैं आपको इसके डिटेल्स सेंड कर देता हूँ, क्योंकि ये जरूरत है आज की ना। तो ठीक है, मैं आपको कौन कौन सी कंपनी की प्लान भेजूं? अच्छा, HDFC का, मैक्स का और स्टार का। अच्छा, अच्छा, आदित्य बिरला और वो भी भेज दूं मैं आपको, ICICI। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको 4-5 कंपनी ना भेज के ना, भाई मैं अभी 3 कंपनी भेज रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से देखो, मेरे हिसाब से ICICI से बेटर बाकी दूसरी कंपनीज है। ठीक है, और मैं बोलूंगा अगर आप आदित्य बिरला भी अगर ना रहने दीजिएगा, तो उसके अलावा जैसे हम स्टार, HDFC और हम मैक्स के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी 3 कंपनी का कंपैरिजन भेज रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हो कि किसका बेटर है, किसका बेटर नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं डिटेल सेंड करता हूँ। तो भाई मैं आपको 5 लाख का प्लान भेजूं या 10 का भेजूं? मैं एक बार 10 का भेजता हूँ, आप 5 लाख का कोई इशू नहीं है, आप 5 लाख का बाद में प्रीमियम देख लीजिएगा। मैं अभी आपको 10 का भेज देता हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि कितना प्रीमियम में डिफरेंस है, क्या है। बाकी जब भी हमें फाइनल करना होगा तो हम एक बार दोबारा बात कर लेंगे। तो मैं अभी आपको 10 मिनट में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो बाकी बाकी भाई ऐसा है ना, ध्यान रखिएगा, मामा जी का अपना भी ध्यान रखिएगा। मैं आपको डिटेल भेजता हूँ और फिर हम थोड़ी देर में एक बार, आपको लगता है आप डिटेल देख लीजिए, फिर हम दोबारा बात करते हैं। आपने अपने रिलेटिव को या कजन को इस तरीके से बात करी। ठीक है, अब आपके पास तीसरा पर्सन आता है, तीसरे पर्सन से बात होती है, वो कहता है जी मेरे को पॉलिसी लेनी है, बट मेरे को सस्ती भी चाहिए, मेरे को आपसे भी चाहिए, और मैं मतलब कहीं ना कहीं वो आपको ना कंफ्यूज कर रहा है, आपसे लेना भी नहीं चाह रहा है और आपको कंफ्यूज भी कर रहा है। कभी वो बोल रहा है पॉलिसी बाजार से लूंगा, कभी वो बोल रहा है मेरे फ्रेंड का एक एडवाइजर है, मेरा एजेंट है। ठीक है, सो अब इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है समझिएगा, जब भी आप अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, कुलीग से, नेबर से बात करेंगे ना, जरूरी नहीं है कि वो आपसे ले। अब हो सकता है आपके जो मामा जी के लड़के ने या किसी भी पर्सन ने वो यहाँ पर आपसे जानकारी ली, अब वो क्या कहेगा, यार मैंने सुना है आज की डेट में ना इसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिलता है, कुछ कैशबैक वगैरह भी मिलता है, तो वो क्या होता है यार, किस तरीके से हो सकता है? भाई देखो ऐसा है ना, मैं उस चीजों पे जाता नहीं हूँ, मैं वो सारी चीजों में डील नहीं करता। मैं विश्वास करता हूँ भाई सपोर्ट पे। मैं एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर हम अच्छे से सपोर्ट दे पाएंगे, क्योंकि देखो इसमें बहुत ज्यादा पे आउट कमीशन वगैरह नहीं रहता भाई। ठीक है, बाकी मैं आपको बोलूंगा यार, ये सब चीजें देखो कंपनी से हमें मिल रहा है, तो हमारा इसमें थोड़ा सा हमारा इसमें हक है। ठीक है, तो बाकी जो है मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जो 20,000 का प्रीमियम दे रहे हो ना, तो कंपनी उसके लिए आपको 10 लाख की पॉलिसी दे रही है, और आपके जो 20,000 रुपए मुझे सिर्फ 500 रुपए या 1,000 रुपए मिलने हैं। तो आपको मेरे को पूरे साल अगर सर्विस देनी है, तो मैं 500-1,000 रुपए अगर अर्निंग कर रहा हूँ, आपसे कमा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं पूरे 5 साल, पूरे 1 साल तक मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ठीक है, कहने का मतलब ये है भाई कि मैं देखो डिस्काउंट तो शायद नहीं दे पाऊंगा, बट ये है कि सर्विस के लिए आप मुझे कभी भी कॉल कीजिए, मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। इसमें आपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखी, अपनी बात रखी कि भाई मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा, सर्विस देने के लिए मैं रेडी हूँ। कल को आपको दिक्कत आ गई तो मैं 24 घंटे आपके साथ खड़ा रहूंगा, क्लेम दिलवाने के लिए खड़ा रहूंगा। बट कल को आप अगर कमीशन लेते हो या आपसे मेरे से डिस्काउंट मांगते हो, तो भाई देखो हो सकता है कि कल को मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाए और मैं आपको इतना ज्यादा सपोर्ट ना कर पाऊँ। आपने इस तरीके से बात करनी है। कुछ लोग होंगे जो आपसे डिटेल ले लेंगे, प्लान पूछेंगे, उसके बाद आपका फोन ही नहीं उठाएंगे। देखो हो सकता है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बोल रहा हूँ, हो सकता है आपके रिलेशन में, आपके रिलेटिव जिससे भी आप बात कर रहे हो, तो आप उनको प्लीज तंग मत कीजिएगा, परेशान मत कीजिएगा। एक बार 2 बार बात कीजिए, अगर नहीं लेना तो मना कर दीजिए। हो सकता है नहीं तो आपके रिलेशन खराब हो जाए। ठीक है, वो आपका फोन उठाना छोड़ दे, या होता है कई बार क्या होता है, जैसे सपोज मैं आपको बताता हूँ मेरे टाइम पे क्या हुआ था। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने ना स्टार्टिंग में अपने कुछ रिलेटिव से 1-2 लोगों से बात करी कि भाई इंश्योरेंस करा लो। तो अब मैंने जब 1 बार 2 बार बात करी, तो तीसरी बार फोन उठाना छोड़ दिया।
और इवन हम कभी किसी फंक्शन में मिलते थे तो मैं हालचाल पूछने के लिए मिलता था, तो वो पता लगता था वो दूसरी साइड से निकल गया, तो उसे ऐसा लगता है या सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता है कि यार ये तो पर्सन मेरे को इंश्योरेंस बेचने के लिए ही बात करेगा। सो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, हमें लोगों को जस्ट अवेयर करना है, जागरूक बनाना है, ठीक है। ले या ना ले वो सेकेंडरी मैटर है, बट मेरा यहाँ पर क्या पॉइंट है आप लोगों के साथ कि आप इस तरीके से लोगों से बात कीजिए, लोगों को प्लान की डिटेल्स दीजिए, उनको समझाइए, बट यहाँ पर उनको बार बार फॉलो मत कीजिएगा। अगर सामने वाले को उसकी जरूरत लगती है तो आप फॉलो कीजिए, ठीक है। आप अगर सामने वाला रिस्पॉन्स कर रहा है तो आप रिस्पॉन्स दीजिए, बट अपनी तरफ से एक बार या 2 बार कॉल कीजिए, तीसरी बार कॉल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पहले 100 लोगों से एक्सपीरियंस लेना है, पॉलिसी सेल नहीं करनी। मैंने आपको यही तो बोला है कि अगले 10 दिन आपको एक्सपीरियंस गेन करना है लाइफ टाइम के लिए, पॉलिसी सेल नहीं करनी। अगर हो जाती है बहुत बढ़िया बात है, नहीं होती कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस तो गेन हो रहा है लाइफ टाइम के लिए। सो इसीलिए हमें अपनी फर्स्ट 100 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट पे बनाने के बाद उस पर काम करना है। इसी तरीके से हमें 10-10 लोगों से डेली बेसिस पे बात करनी है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, क्योंकि काफी लोगों के क्वेश्चंस थे कि सर हम क्या करें, हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या करना है, ठीक है, किस तरीके से हम लोगों से बात करें। सो यहाँ पर मैंने आपको तरीका बता दिया, क्योंकि जब हम अपना वार्म सर्कल क्लियर कर लेंगे, मतलब कि जिन लोगों को हम जानते हैं, तो अगर हम उनसे बाहर निकल जाएंगे तभी हम अननोन लोगों से बात करके आगे बिजनेस कर पाएंगे। अब कुछ लोग यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन ये करते हैं कि सर मैं अपने रिलेटिव से बात नहीं करना चाहता इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, तो मैं अननोन से ही स्टार्ट करूंगा। सो यहाँ पर एक चीज और छोटी सी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप अननोन से करते हो, तो अगर अननोन ने कोई क्वेश्चन आपसे पूछा और आप अगर उसको ये बोलते हो कि सर मैं अभी 10 मिनट में कॉल करके आपको बताता हूँ, तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा कि भाई इसको तो यार कुछ पता ही नहीं है। अगर मैं इससे पूछ रहा हूँ कि यार क्लेम के लिए कौन कौन से हॉस्पिटल है, ये कहता है जी अभी 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। अगर आपने क्वेश्चन किया कि भाई इसके अंदर किस तरीके से क्लेम प्रोसेस होता है, आपने कहा जी 10 मिनट में बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपने अपने रिलेटिव को ऐसे बोला कि अपने मान लीजिए चाचा जी को बोला कि चाचा जी मैं आपको भी 10 मिनट में पता करके बताता हूँ, तो आपके चाचा जी बोलेंगे ठीक है मेरे को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे। बट अगर किसी अननोन को बोलोगे तो वो कहेगा यार ये तो अनप्रोफेशनल है, मैं इससे प्लान नहीं लूंगा, मैं इससे पॉलिसी नहीं लूंगा। क्योंकि चाचा जी का रिलेशन आपके साथ ऑलरेडी बना हुआ है, अननोन लोगों का रिलेशन आपको बनने में टाइम लगेगा। तो अननोन लोगों का जो डाटा है वो कल को खराब हो जाएगा अगर आप उसको प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाओगे, सजेशन नहीं दे पाओगे। सो इसीलिए हमें ऑन द स्पॉट सारी चीजें बतानी पड़ती है, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपका जब एक्सपीरियंस गेन हो जाए इन 100 लोगों के साथ, तो आपके छोटे छोटे डाउट्स, छोटी छोटी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जब आप 100 लोगों से बात करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछता है। कोई पर्सन डिस्काउंट के बारे में बात करेगा, कोई पर्सन कहेगा महंगी है, कोई कहेगा सस्ती चाहिए, कोई कहेगा यार इसके अंदर ये वाला प्लान है, इसके अंदर ये वाला फीचर नहीं है, कोई कहेगा मेरे को मैटरनिटी प्लान चाहिए, कोई कहेगा मेरे को डेंटल का कवर चाहिए। तो कहने का मतलब है जब आप 100 लोगों से बात कर लोगे ना, तो आपका एक्सपीरियंस अपने आप कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। इसके बाद मैं बोलूंगा कि आप अपने अननोन लिस्ट से बात कर सकते हो, अननोन लोगों से बात कर सकते हो, लेकिन अगर आपने 100 लोगों से बात नहीं करी तो भूल जाओ, आप यहाँ पर काम कर सकते हो, अच्छे से प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। सो फ्रेंड्स, इतना हमें करना है प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के अंदर। किस तरीके से करना है मैंने वो भी बता दिया। अब मैंने यहाँ पर आपको अप्रोच का तरीका भी बता दिया, राइट। अब एक यहाँ पर छोटा सा फॉर्मूला आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ अप्रोच करने का, इसको थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं। आपने मेक योर ऑन अप्रोच, आपको अपनी एक पिच बनानी है, आपको अपना तरीका बनाना है। जो मैंने बताया जरूरी नहीं है आपको वही फॉलो करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं पॉइंट नंबर 2 में। नमस्कार, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस देखो के ब्याह से, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? तो सामने वाला बोलेगा हाँ आप बात कर सकते हैं, बताइए। थैंक यू सर, इंश्योरेंस देखो में सर बहुत अच्छा प्लान है जिसमें आपको 1 करोड़ का रिस्क कवर मिलता है, और जिसके लिए सर आपको 600 रुपीज पर मंथ देना होता है, और अगर आपका 85 तक इंश्योरेंस हो जाता है तो आपका ये बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बोला हमने कि भाई 600 रुपए में 1 करोड़ का प्लान मिल रहा है रिस्क कवर का, मतलब कि टर्म इंश्योरेंस, और आपका ये प्लान 85 ईयर्स तक कवर करेगा। तो हमने यहाँ पर एक अपनी पिच बना ली। अब ये पिच मैंने टर्म इंश्योरेंस के लिए बनाई है, आप अपनी सेम इसी तरीके की पिच हेल्थ इंश्योरेंस की बना सकते हो। जैसे कि नमस्कार सर, मैं राहुल जैन बात कर रहा हूँ और इंश्योरेंस देखो के बिहाफ से, क्या मैं सर आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।
तो सर मैं आपसे बात करना चाह रहा था, इंश्योरेंस देखो में एक बहुत अच्छा प्लान है जिसके अंदर आप अगर 10 लाख का रिस्क कवर लेते हैं, अगर आपके फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है, तो आप अपना हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और सर जिसके लिए ना आपको सिर्फ 450 रुपए पर मंथ पे करना होगा। और अगर मैं बात करूं साल की, तो लगभग सर ये आपका 5,000 6,000 जो भी होगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 450 रुपए पर मंथ आपको पे करना होगा। और आपका जो कवरेज है सर, एक साल के लिए, पूरा एक साल के लिए कवर रहेगा, 365 दिन तक कवरेज रहने वाला है, ठीक है। तो आपने अपनी एक पिच बनाई, इसी तरीके से लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अगर आप अननोन लोगों से बात कर रहे हो, अगर आप अपने रिलेटिव से बात कर रहे हो, तो मैंने आपको बता दिया कैसे बात करनी है। अननोन से बात करने के लिए आपको पिच बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो आप अपनी खुद की एक पिच बनाइए, एक पूरा स्क्रिप्ट लिखिए और उसके बाद लोगों से बात करते रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करना जरूरी है, उसके बिना आप पिच पे काम नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 3, when customer is come to listening mode, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, listening mode, then give the complete details, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जब आपके कस्टमर जो है आपकी बात सुनना शुरू कर दे तो उसको कंप्लीट डिटेल दीजिएगा, अदरवाइज उसको कंप्लीट डिटेल देने की जरूरत नहीं है, आप उसको उतना बता के छोड़ दीजिए। अब उसका रिएक्शन देखना है, हाँ जी मेरे को, अब कस्टमर बोलेगा हाँ मैं बताइए कि इसके अंदर और क्या बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, इस प्लान को हम कैसे ले सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, उसकी कुछ डिटेल्स मुझे सेंड कर दीजिए, मेरे को इसका ब्रोशर भेज दीजिए। तो अगर कस्टमर लिसनिंग मोड पर है, आपकी बात सुन रहा है, समझ रहा है, तो आपको उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। बट उसके लिए आपको पहले अपने आप प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप जिस चीज के लिए यहाँ पर काम कर रहे हो, जिस चीज के लिए आप यहाँ पर पिच कर रहे हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस है। अब पॉइंट नंबर 4 में, सर इसके लिए अब मान लीजिए कस्टमर आपसे कन्विंस हो जाता है, और कन्विंस होने के बाद आपसे पूछता है कि ठीक है मेरे को अब क्या करना है, क्योंकि कस्टमर भी तो पूछेगा ना फाइनल स्टेप क्या है, मैं लेना चाहता हूं, आप मुझे बताइए क्या करना है इसके लिए। तो 4 पॉइंट में मैंने बताया कि सर इसके लिए मैं आपसे 5 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ, ठीक है, अभी मिलने का टाइम नहीं है, बट मैंने यहाँ पर पहले आपको ये समझाने की कोशिश करी कि सर इसके लिए मैं आपसे 5 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ, या 5 मिनट की मीटिंग चाहता हूँ, या जूम मीटिंग चाहता हूँ सर, जिसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता दूंगा या बता सकूं, जिसमें सॉरी सर, आपको इसके लिए कुछ चीज रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या इनकम प्रूफ, ठीक है। यहाँ पर मैंने टर्म इंश्योरेंस की पिच लिखी है, तो यहाँ पर मैंने आधार, पैन और इनकम प्रूफ मांगा है। बट अगर हम यहाँ पर हम हेल्थ इंश्योरेंस की पिच लिखेंगे, तो हम कस्टमर से क्या क्या मांगते हैं, कस्टमर से हम मांगेंगे आधार कार्ड जिसके नाम से पॉलिसी होनी है, ठीक है, और बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, बच्चों का नॉमिनी की डिटेल्स, ठीक है, और सॉरी बच्चों की नहीं, पूरे प्रपोजल की नॉमिनी की डिटेल्स, ठीक है, पर्सन क्या करता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, कितनी इनकम है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, पहले उसका प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। तो इसका जो डिटेल्स है, वो सारी चीजें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको पता लग जाए कि किस किस तरीके से क्या क्या डिटेल्स हमें मांगनी होती है, राइट। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसी तरीके से अपनी पिच बनानी है। पिच बनाने के बाद क्लोजर के स्टेप तक, आखिरी स्टेप तक क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, कैसे कस्टमर को कन्विंस करना है, आपने पूरी स्क्रिप्ट अपनी 2-3 पन्नों पे लिखना है, ठीक है। कस्टमर अगर यस बोलता है तो क्या होगा, नो बोलता है तो क्या करना है, ठीक है। अगर कस्टमर बोलता है मेरे को फाइनल करना है, पेमेंट करनी है, तो क्या बोलना है, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अपनी तरीके से आप अपना लिस्टिंग बनाइए, अपनी स्क्रिप्ट बनाइए, अपनी चीजों को प्रिपेयर करें अपने हाथ से, राइट। अगर आप ये करते हो तो कल को आपको डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। अब हो सकता है कि कुछ चीजें आपको मेरे से नॉलेज मिल जाए, कुछ चीजें जैसे कि हम लोग आपको बता रहे हैं तो वहां से नॉलेज मिल जाए, बट कुछ चीजें हो सकता है आपको खुद सर्च करनी पड़े, या फिर आपको मेरे से पूछनी पड़े। तो हम जैसे ही आपकी कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, आप मेरे से पूछो, तो मैं आपको आंसर करूंगा, मैं आपको बताऊंगा इसके लिए क्या करना है, राइट। तो जब आप करोगे, जब आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम इन चीजों के, क्योंकि जब तक आपके डाउट्स नहीं आएंगे, जब तक मैं नहीं समझ पाऊंगा कि यार आपके अगर डाउट्स हैं, तो मैं समझ लूंगा कि आप इस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, इस पे काम कर रहे हो। लेकिन अगर कोई पर्सन बोलता है, आप जितने भी 53-54 लोग हैं, अगर आप में से कोई कहता है कि मेरे सर कोई भी डाउट नहीं है, इसका मतलब आप लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे। मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे भी बहुत सारे डाउट्स होते थे, मैं भी अपने मेंटर से, मैं भी अपने सर से पूछता था कि सर इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या बोलना है। तो इसीलिए मैं भी ये उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप काम करोगे तो आपके 100% कोई ना कोई क्वेश्चन या क्वेरीज आएंगी ही आएंगी, ठीक है। बट मैं उसके लिए रेडी हूँ, आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कीजिए, मैं उसका आंसर देने के लिए रेडी हूँ, राइट। अब बात करते हैं ओपन द कॉल। जब आप किसी से बात करते हो, जब आप किसी को एक्सप्लेन करते हो, तो हमें क्या करना होता है, कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। पहला कि डोंट सेल योर प्रोडक्ट ओवर द फोन। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो कोशिश करो आप फोन पे पॉलिसी प्लान ना बेचें, ठीक है। बट अभी का जो टाइम है, क्रिटिकल सिचुएशन का टाइम है,
उस टाइम पे तो हमें देखो फोन पर ही सेल करना है, ठीक है। अगर कुछ कस्टमर रिक्वायरमेंट मांगता है, कुछ देखना चाहता है, तो आप जूम मीटिंग का लिंक भेजिए, जूम मीटिंग से आप कस्टमर को कन्विंस कीजिए, ठीक है। आप अपना पोर्टल दिखाइए कि किस तरीके से क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ब्रोशर सेंड कीजिए, ठीक है। सो अभी वैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि फोन कॉल पर आपको सेल नहीं करना। पॉइंट नंबर 2 के अंदर मैंने बोला है ऑलवेज सेल योर अपॉइंटमेंट, मतलब कि आपको हमेशा कॉल पर, फोन के ऊपर आपको हमेशा अपनी अपॉइंटमेंट सेल करनी है। मतलब कि मीटिंग के लिए कस्टमर को बोलना है, आपको ये नहीं बोलना कि भाई मैं प्लान आपको फोन पे समझा देता हूँ, ठीक है, जैसे कि डॉक्टर करता है। अब आपने देखिए, आपका अगर आज का टाइम छोड़ देते हैं, पहले क्या होता था, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है अभी, तो डॉक्टर क्या करते थे, आपका अगर अपॉइंटमेंट लेना होता था डॉक्टर से, तो आप अपॉइंटमेंट लेते थे, लेकिन आप जाकर ही उसको कंसल्ट करते थे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को इस चीज की दवाई दे दीजिए, मेडिसिन दे दीजिए, ठीक है। कभी भी डॉक्टर आपको पहले ये नहीं करता था कि भाई आप फोन पे ही दवाई लिखवा लीजिए। तो उस टाइम पे हमेशा हमारे को यही हमारा माइंडसेट होता था कि हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेंगे, जाके मिलेंगे, कंसल्टेशन लेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो आपको भी इसी तरीके से अपने प्रोफेशनलिज्म के अंदर आपको अपनी अपॉइंटमेंट सेल करनी है, आपको फोन पर प्लान सेल नहीं करना, पॉलिसी सेल नहीं करनी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 के अंदर मैंने बोला है ऑलवेज गिव योर इंस्ट्रक्शन बिफोर यू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है कि भाई आप इस इंडस्ट्री में क्या हो, आप क्या कर रहे हो, आपका फ्यूचर क्या है, आप थोड़ा सा उसके बारे में अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से आप लोगों की हेल्प करते हो इस प्रोफेशन में, ठीक है। फाइनली आप अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो जब आपने अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ लोगों की बात भी कर सकते हैं, जैसे आप किसी क्लाइंट के पास जाते हो तो उनसे आप पूछ सकते हो, उनका हालचाल भी पूछ सकते हो कि फैमिली में सब ठीक है, आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, ठीक है। तो सब कुछ इस तरीके से हम बात करके अपना इंट्रोडक्शन देके हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन के बारे में स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 4 है हमारा आस्क योर एक्चुअल नीड, आस्क फॉर एक्चुअल नीड और रिक्वायरमेंट। अब मान लीजिए कस्टमर बोलता है कि भाई मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस में मैटरनिटी प्लान चाहिए। अब आप उसको मैटरनिटी प्लान ना बता के नॉर्मल प्लान बता देते हो, तो कस्टमर कहेगा भाई इसमें मैटरनिटी कहाँ है। तो कस्टमर की जरूरत के हिसाब से, कस्टमर की नीड के हिसाब से ही हमें प्लान सजेस्ट करना होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप कस्टमर से बात करें बिफोर प्रेजेंटेशन, आपको क्या करना है, कस्टमर की नीड को एनालाइज करना है, कस्टमर की नीड को समझना है और उसके बाद ही हमें उसको सॉल्यूशन देना है, उसके बाद ही हमें उसको प्लान के बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 100 कॉल करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस को गेन करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस आएगा तभी हम सेल कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 5, always think that you are in the seat of customer then what you required। मतलब कि आप ये हमेशा सोच के चलिए कि आप अगर कस्टमर की जगह बैठे हैं तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मतलब कि आप ये सोच के चलिए, जैसे कस्टमर ने बोला मेरे को मैटरनिटी प्लान चाहिए, अगर आप उसको कोई और चीज समझाओगे तो आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा, आपको इरिटेशन होगी या नहीं होगी, होगी ना। आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को एप्पल का फोन चाहिए और मैं सैमसंग का फोन दिखा देता हूँ, तो उस टाइम पे आपको लगेगा यार ये पागल हो गया क्या। तो कहने का मतलब है कस्टमर को आपको उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से ही सजेशन देना है, उसको प्लान के बारे में डिस्कस करना है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता, तो टेक योर टाइम, आप 5-10 मिनट लीजिए, सर्च कीजिए, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कीजिए। या अगर मान लीजिए आप इनिशियल स्टेज पर हैं, आप मेरे से पूछे कि सर कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये है, कस्टमर की नीड ये है और मैं इसको ये सजेशन कौन सा प्लान सजेस्ट करूं, तो आप मेरे से पूछ के बता सकते हो, ठीक है। बट इनिशियल स्टेज के लिए आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं होती, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, जब तक के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, ऑलवेज स्माइल, फील फ्री वाइल टॉकिंग। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम कस्टमर से बात कर रहे हैं गुस्से में, ठीक है, हमारी घर पे किसी के साथ लड़ाई हो गई, ठीक है, बच्चों के साथ या वाइफ के साथ या अपने ब्रदर सिस्टर के साथ लड़ाई हो गई और हम कस्टमर से गुस्से में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, आपको अपने फेस पे स्माइल रखना है और हमेशा ऐसे फील करना है जैसे कि हम फ्री हैं। मतलब कि हम उससे कंफर्टेबल है बात करने में, हम उससे एज अ कस्टमर बात नहीं कर रहे हैं, हम एज अ ब्रदर या सिस्टर बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हमें यहाँ पर इन सब चीजों से, इस सब तरीके से हमें ओपन करनी है अपनी कॉल के बारे में, अपनी चीजों के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर कंसेप्ट की। पॉइंट नंबर 4 है सेल्स प्रोसेस के अंदर कंसेप्ट। कंसेप्ट के अंदर आता है फर्स्ट इंप्रेशन। मतलब कि जब हम कस्टमर से बात करते हैं तो ये सारी चीजें मैं आपको बाद वाली बता रहा हूँ, जब आप 100 कॉल कर लेंगे तो ये सारी चीजें आपको काम आने वाली हैं। जब आप कस्टमर से फिजिकल मीटिंग करते हैं, फेस टू फेस मीटिंग करते हैं, तो आपको क्या करना होता है, फर्स्ट इंप्रेशन आपको अपना विजिटिंग कार्ड देना होता है, ठीक है। तो कस्टमर आपको समझ जाता है कि भाई आप यहाँ पर एक प्रोफेशनलिज्म तरीके से काम कर रहे हो, राइट। दूसरा पॉइंट है आस्क हिम टू इनवाइट फैमिली मेंबर बिफोर स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन
इससे पता लग जाएगा कि आपका डिसीजन मेकर कौन है। मान लीजिए मैं किसी क्लाइंट को प्रेजेंटेशन के लिए गया, ठीक है, अब मैं किसी फ्रेंड को अपने प्रेजेंटेशन के लिए गया, ठीक है, अब मैं उसको बोलता हूँ कि सर मैं आपको प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप अपने वाइफ को या अपने मदर फादर को भी बैठा लीजिए, जिनसे उनको भी समझ आ जाए कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेजेंटेशन में उसमें आपका क्या फायदा है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसको कि भाई अपनी वाइफ को या अपने फादर मदर को बैठा लीजिए, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को ये पता लग जाए कि एक्चुअल में डिसीजन मेकर कौन है। मतलब कि अगर मैं मान लीजिए राम को प्लान दे रहा हूँ, तो राम पॉलिसी फाइनल करेगा या उसका फादर करेगा या उसकी वाइफ करेगी। क्योंकि नॉर्मली क्या देखा जाता है, आपने राम को प्रेजेंटेशन दी तो राम एंड में क्या बोलेगा, मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा। राम ने क्या बोलना है एंड में, मैं अपने फादर से पूछ के बताऊंगा। तो इससे बेटर क्या है, इससे बेटर ये है कि आप उसको ये बोलिए कि भाई प्रेजेंटेशन देने से पहले कि भाई आप मुझे बताओ कि आप अपने मदर फादर को या वाइफ को बैठा लीजिए, जिससे कि मैं आपको ये प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन कर सकूं, अच्छे से बता सकूं। तो इससे हमारा डिसीजन डिले नहीं होगा, हमारी एक अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगी, या हमें पता लग जाएगा कि डिसीजन मेकर एक्चुअल में कौन है। ठीक है, अगर वो बोलता है नहीं नहीं इसमें कोई जरूरत नहीं है वाइफ की और बच्चों की या फादर मदर की, तो मैं ही डिसीजन लूंगा, तो इससे आपको पता लग गया कि सामने वाला ही प्लान फाइनल करेगा। तो आपको 2 बार मीटिंग करने की या 2 बार प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, आस्क पॉइंट बिफोर आस्क पॉइंट्स फॉर फ्रॉम प्रोस्पेक्ट्स। आपने प्रोस्पेक्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। बिजनेस वर्सेस जॉब, आप बिजनेस करते हो जॉब करते हो, वाइफ आपकी वर्किंग है या नहीं है। ठीक है, अगर आप जॉब करते हो तो फिर प्राइवेट जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में, घर आपका खुद का है या रेंटेड है। ठीक है, आस्क फॉर लोन, अगर आपका कोई लोन वोन चल रहा है तो वो बता दीजिए। ठीक है, आस्क अबाउट द चाइल्ड मैरिज और एजुकेशन। ये वाला जो पॉइंट लिखा है मैंने, पॉइंट नंबर 3, ये नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस में आपको नहीं पूछना, ये हम जब पूछते हैं जब हमें लाइफ इंश्योरेंस की क्वेरी करनी होती है। ठीक है, जैसे कि हमें टर्म इंश्योरेंस लेना है तो हम पूछेंगे कि भाई आप बिजनेस करते हो जॉब करते हो, ठीक है, प्राइवेट जॉब है गवर्नमेंट जॉब है, आपका घर लोन पर तो नहीं है, या आपने कोई और गाड़ी के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर लोन तो नहीं लिया हुआ। ठीक है, ये सब हम क्यों पूछते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई सामने वाले के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, कोई लाइबिलिटीज तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसीलिए पूछते हैं जब हमें लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, टर्म इंश्योरेंस के बारे में कस्टमर से बात करनी होती है। राइट, इसके बाद हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 के अंदर बात करेंगे फैक्ट फाइंडिंग की एंड एनालाइज एंड प्रपोज्ड। मतलब कि हमें जानना है कि कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहता है, क्या फैक्ट फाइंडिंग, मतलब हमें किस तरीके से कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जानना है, एनालाइज करना है और उसको प्लान प्रपोज करना है, उसको प्लान के बारे में एक्सप्लेन करना है। राइट, तो इसके लिए क्या क्या तरीके हैं। ऑलवेज हैंडी विद योर प्लान ब्रोशर, आपके पास हमेशा एक प्लान का ब्रोशर होना चाहिए। अगर हम डिजिटल की बात करें तो आपके पास अपने मोबाइल में या फिर आपके डेस्कटॉप के अंदर आपके पास एक फोल्डर बना होना चाहिए जिसमें सभी प्लान के अलग अलग प्लान ब्रोशर हो। राइट, इसके बाद आपके पास एक प्रीमियम चार्ट होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास शायद प्रीमियम चार्ट की शायद जरूरत ना पड़े, हम लोगों के पास तो मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो हम ऑनलाइन जाकर 1 मिनट के अंदर उसका प्रीमियम चेक कर सकते हैं। राइट, इसके बाद हमें एप्लीकेशन प्रोसेस का कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हमें उसकी पॉलिसी करनी है फाइनली तो हमें कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ऑक्यूपेशन, इनकम कितनी है, नॉमिनी कौन होगा, ठीक है, उसका हाइट वेट, उसके बच्चों का हाइट वेट, उसके साथ अगर वो सिगरेट या ड्रिंक वगैरह करता है तो वो यस एंड नो, ठीक है, कोई प्रीवियस हिस्ट्री है तो यस एंड नो। ठीक है, सो कहने का मतलब है ये सारी चीजों की हमारे को नॉलेज होनी चाहिए एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए। राइट, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, attend the company's meeting to get the complete details about the policies and login process and so on। मतलब कि हमारे यहाँ पर देखो, अभी तो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं ट्रेंड कर रहा हूँ, बट यहाँ पर हमारी ना कुछ इंश्योरेंस देखो की ट्रेनिंग होती है जिसमें पॉलिसीज के बेनिफिट्स और अच्छे तरीके से आपको और बेटर तरीके से बताए जाते हैं, साथ में कुछ लॉग इन प्रोसेस या इसके अलावा कोई और मीटिंग्स होती है। सो आपको मैं टाइम ऑन टाइम बेसिस पे हर टाइम जब भी आपकी मीटिंग्स होंगी आपको मैं लिंक भेजूंगा कंपनीज का। ठीक है, आपको डायरेक्टली इंश्योरेंस देखो के बिहाफ से जो कंपनीज के ट्रेनर होते हैं, ठीक है, वहां से आपको ट्रेनिंग मिलती रहेगी, उनसे नॉलेज मिलती रहेगी। सो उन ट्रेनिंग्स को भी आपको अटेंड करना है जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे, इंक्रीज होती रहे। राइट, तो आपको पॉइंट नंबर 2 पे भी इस तरीके से हम हेल्प करते रहेंगे। पॉइंट नंबर 3, ऑलवेज स्टार्ट विद द हायर और द एलिजिबल रिस्क कवर। मान लीजिए कोई पर्सन है वो आपको कहता है 5 लाख की पॉलिसी, ठीक है, 5 लाख की पॉलिसी का आप मेरे को प्रेजेंटेशन दे दीजिए या प्रीमियम बता दीजिए, तो आपको क्या करना है, हमेशा कोशिश करो आप उसको 5 की जगह 10 देना। ठीक है, अब जैसे आपने एग्जाम्पल पे ध्यान दिया होगा, जब मैंने मामा जी के लड़के से बात करी थी अभी डेमो करते हुए,
तो मैंने उनको 5 लाख की प्रेजेंटेशन, उसने बोला था 5 की भेजो, बट मैंने उसको बोला एक बार आप 10 की देखो और 10 की देखने के बाद आप 5 की देखना। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि क्या देखा जाता है कि जब भी हम हायर सम एश्योर्ड लेते हैं, ज्यादा सम एश्योर्ड लेते हैं, तो हमारा प्रीमियम नॉमिनल सा इंक्रीज होता है, बहुत छोटा अमाउंट बढ़ता है। अगर एग्जाम्पल के लिए मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली 15,000 की, तो 10 लाख की पॉलिसी मेरे को 30,000 की नहीं मिलेगी, मेरे को 20,000 में मिल जाएगी। मतलब कि हायर सम एश्योर्ड के लिए प्रीमियम आपको कम देना पड़ता है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करो जब भी सामने वाला 5 लाख की प्लान की प्रेजेंटेशन मांगे, कोशिश करके उसको 10 भेज दो और उसको बोल दो कि सर मैं 10 भेज रहा हूँ, फाइनल आपका जब फाइनल करेंगे तब हम देख लेंगे कि 5 और 10 में कौन सा लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको यहाँ पर कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैलकुलेट द ह्यूमन लाइफ वैल्यू, बट ह्यूमन लाइफ वैल्यू आपको अभी मैं नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये टर्म इंश्योरेंस का पार्ट है, लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट है, तो अभी हमें हेल्थ इंश्योरेंस में ह्यूमन लाइफ वैल्यू की जरूरत नहीं है, तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। जब हम टर्म इंश्योरेंस सीखेंगे तब हम इसको हेल्थ इंश्योरेंस सॉरी ह्यूमन लाइफ वैल्यू को समझेंगे। पॉइंट नंबर 5, डोंट सेल योर प्रोडक्ट, ऑलवेज सेल कस्टमर बेनिफिट। मतलब कि कभी भी आप पॉलिसी सेल करने पे फोकस मत करो, आप हमेशा फोकस करो कि कस्टमर को इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अब सामने वाला है मैटरनिटी प्लान के बारे में जानना चाहता है, तो आप हमेशा बोलो कि सर अगर आप ये मैटरनिटी प्लान ले रहे हो, तो अगर आपको कल को बेबी होगा या डिलीवरी होगी वाइफ की, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, आपको 30,000 50,000 रुपए अमाउंट मिल जाएंगे। तो अब उसमें हमने फोकस क्या किया, हमने फोकस किया कस्टमर बेनिफिट पे, प्लान सेल करने पे बेनिफिट सॉरी फोकस नहीं किया, तो आपके चांसेस है यहाँ पर प्लान जल्दी सेल हो जाएंगे। राइट, सो इसी तरीके से हमें इन सारे चीजों को फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 6 के ऊपर बात करेंगे हम, फाइनली ये लास्ट पॉइंट होगा और इसके बाद फॉलोअप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग रह जाएगी। सो पॉइंट नंबर 5 जो है, पॉइंट नंबर 6 जो है हमारा क्लोजर, तो इसमें हमें क्या रखना है, ऑलवेज हैंडी विद द डिटेल्स विच यू रिक्वायर टू क्लोज इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब कि आप हमेशा ऐसे डिटेल्स को अपने हाथ में रखिए जो चीजें हमें इंश्योरेंस पॉलिसी क्लोज करते हुए चाहिए। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कुछ डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर का मोबाइल नंबर, मेल आईडी, हाइट, वेट, ये सब चीजें, तो ये सब चीजें आप हमेशा हैंडी रखिएगा अपने पास। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 के अंदर मैंने बताया 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर, आप हमेशा 3 पॉइंट्स को रिमेंबर रखिएगा। योर ओन बेनिफिट, आपका बेनिफिट क्या है, कमीशन, इनकम, मोटिवेशन। ठीक है, कस्टमर का बेनिफिट क्या है, सिक्योरिटी फ्रॉम डे वन, मतलब कि उसको प्लान दे रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी हो रही है। पॉइंट नंबर 3 क्या है, रिस्क ऑफ पोस्टपोनमेंट, मतलब कि अगर आज आपने किसी कस्टमर को पॉलिसी नहीं सेल करी, मैं आपको रियल एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे एक फ्रेंड है, अब उस फ्रेंड के साथ हुआ क्या था, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड, उनको कल कोई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई, सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, और कल दोपहर को 4-5 बजे के करीब उन्होंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट यहाँ पर मैं बताता हूँ, मेरे एक फ्रेंड ने अपने फ्रेंड को हॉस्पिटल में एडमिट कराया कल 4-5 बजे करीब, और इवन हालांकि उन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ था, बट हुआ क्या, आज सुबह उनको न्यूज मिली कि वो नहीं रही। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आप कस्टमर का आज प्लान समझा रहे हो और कल को भगवान ना करे उसके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो हम कस्टमर तो जरूर हमारे को ये बोलेगा कि मैं कल बताता हूँ, 15 दिन में बताता हूँ, या अभी मेरे पास अरेंजमेंट नहीं है फंड्स का, तो मैं अरेंजमेंट करके बताता हूँ। तो कस्टमर को अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा अर्जेंसी दिखाकर अगर आप कन्वर्ट करने की कोशिश करें, क्लोजर करने की कोशिश करें, तो कल को हो सकता है उसका जो रिस्क है, वो रिस्क कस्टमर की जेब पे ना लगे, कस्टमर की पॉकेट पे ना लगे, वो कंपनी की लायबिलिटी बन जाए। ठीक है, तो कंपनी को पे करने के लिए यहाँ पर बेनिफिट हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, रिस्क ऑफ पोस्टपोनमेंट, मतलब कि आप कस्टमर को बोलो कि सर मैं आपको आज 100% नॉलेज दे रहा हूँ, आपको सब कुछ बता रहा हूँ इस प्लान के बारे में, सो आपकी पॉलिसी कल को हो सकता है, कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो कल को हो सकता है आपको ये पेमेंट जो है अपनी जेब से करनी पड़े, तो सर मैं बोलूंगा आपको अगर लेना ही है तो आज ही फाइनल करते हैं, आज ही इसको क्लोज करते हैं, जिससे कि आपका रिस्क जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, सो हमें थोड़ा सा यहाँ पर अर्जेंसी बनानी है, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या किस किस के बेनिफिट्स हैं, आपका खुद का बेनिफिट है, आपको कमीशन इनकम मिल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है, कस्टमर का बेनिफिट है, उसको सिक्योरिटी मिल जाती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 100% नॉलेज के साथ हम कस्टमर को सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमारे को ये 3 चीजों को हमेशा ध्यान रखना है क्लोजर के टाइम पे, कि हम तीनों लोगों का फायदा है, हम तीनों लोगों का मतलब हम दोनों लोगों का फायदा है, कस्टमर का भी और मेरा भी। राइट, पॉइंट नंबर 3 में हम बात करेंगे आफ्टर प्रेजेंटेशन डोंट आस्क पॉलिसी कैसी लगी, प्लान कैसा लगा, प्रेजेंटेशन कैसी लगी। आप कभी भी ना
क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देने के बाद आप कभी भी ये वर्ड्स यूज मत करिएगा कि सर आपको पॉलिसी कैसी लगी, प्लान कैसा लगा, या फिर प्रेजेंटेशन कैसी लगी, क्योंकि कस्टमर बोलेगा अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी। आपको क्या बोलना है, इमीडिएट क्लोजर के लिए आपको क्या क्या टेक्निक यूज करनी है उसको हम देखते हैं। आपको यूज करना है कि सर आप अपना एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड देना चाहेंगे या पासपोर्ट देना चाहेंगे, या फिर आधार कार्ड देना चाहेंगे या फिर ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहेंगे। ठीक है, सो हमें कस्टमर से हमेशा इस तरीके के सवाल पूछने हैं। दूसरा हो सकता है कि सर आप अपनी पॉलिसी में नॉमिनी किसको रखना चाहेंगे, अपनी वाइफ को रखना चाहते हैं, अपने मदर फादर को रखना चाहते हैं। सो इसमें क्या हो गया, इसमें हम कस्टमर से उसका माइंडसेट से खेल रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल खेल रहे हैं कि कस्टमर यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं अपनी वाइफ को रखना चाहता हूँ। ठीक है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, प्लान लेना चाहता है। उसके बाद हमें लास्ट क्वेश्चन पूछना है कि सर आप अपनी पेमेंट डेबिट कार्ड से करना चाहोगे या क्रेडिट कार्ड से करना चाहोगे। तो हम यहाँ पर उससे क्या पूछ रहे हैं कि सर आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो या डेबिट कार्ड से। अगर वो बोलता है डेबिट कार्ड, तो इसका मतलब है कि भाई वो कस्टमर इंटरेस्टेड है। आप अपना सिस्टम, लैपटॉप, मोबाइल खोलो और डिटेल फिल करनी शुरू करो, पेमेंट आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका मैंने आपसे साइकोलॉजिकल आपको मैंने समझा दिया कि कस्टमर से जब भी हम इस तरीके के 3-4 सवाल पूछेंगे, तो कस्टमर अगर यहाँ तक पहुंचता है और बोलता है मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करूंगा या क्रेडिट कार्ड से करूंगा, इसका मतलब वो अभी की अभी इंटरेस्टेड है। आप जाके उसका लिंक क्रिएट करो और पेमेंट करा लो। सो उसमें उसका भी फायदा, आपका भी फायदा। सो दैट इज द टेक्निक यू हैव टू यूज। आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हो पॉलिसी को क्लोज करने के लिए, राइट। सो क्लोजर हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे फॉलोअप के बारे में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। फॉलोअप में ज्यादातर हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है, ठीक है। सॉरी, फॉलोअप तो एक डिफरेंट चीज है। यहाँ पर फॉलोअप्स के कोई भी पॉइंट मैंने नोट नहीं किए हुए, ठीक है। फॉलोअप्स बेसिक चीज है। देखो, आज मैंने अगर मान लीजिए किसी से बात करी, तो अब उसने बोला भाई मेरे को ना अगले मंडे को बात करना, तो यहाँ पर फॉलोअप के लिए कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पर बस आपको अपने पास रिमेंबर लिख के रखना है, या फिर अपने पॉइंट्स लिख कर रखने हैं, एक्सेल पे मेंटेन करके रखना है कि भाई मेरे को अपने फ्रेंड से या राम से मेरे को अगले मंडे बात करनी है। लेकिन अब वो अगले मंडे अगर आपने बात करी, तो शायद होगा वो आपसे प्लान ले ले या फिर आपके प्लान में इंटरेस्टेड हो। लेकिन अगर आपने उसको स्किप कर दिया, आपने उससे बात नहीं करी, तो मे बी पॉसिबल वो कहेगा भाई आपने तो यार टाइम से बात ही नहीं करी, आपने तो मुझे समझाया ही नहीं। ठीक है, सो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जब भी कस्टमर आपको फॉलोअप के लिए टाइम दे, हो सकता है वो कहीं अर्जेंट काम पर हो, कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हो या किसी हॉस्पिटल में हो, तो आप उसको बोलो कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपको कस्टमर टाइम दे रहा है कि कल बात करना, शाम को बात करना, सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका काम है यहाँ पर उसको फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप फॉलो करते हो तो चांसेस है आपको प्लान समझेगा भी, आपके क्लोजर्स आएंगे भी, राइट। सो इसी तरीके से कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, अब हम ये समझते हैं। सो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, जैसे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के हम बात कर रहे हैं। सो आप ये देखिए, इफ यू वांट टू बाय, अगर मान लीजिए आप किसी टीवी को, वॉशिंग मशीन को, मोबाइल फोन को आप लेने के लिए जाते हो, सो सबसे पहला ऑब्जेक्शन क्या आता है। आपने टीवी देख लिया, आपने सैमसंग का देख लिया, आपने हिताची का देख लिया, आपने गोदरेज का देख लिया, जो कंपनीज आती हैं, आपने सेल्स मैनेजर से जाके पूछ लिया कि कौन कौन से टीवी अच्छे हैं। उसने आपको 3-4 कंपनी के दिखा दिए। वो अगर 10 कंपनी के होंगे, वो 10 नहीं दिखाएगा, हमेशा आपको 3-4 चॉइस ही देगा, इससे ज्यादा चॉइस वो नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं 10 चॉइस दूंगा तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा और हो सकता है वो कोई भी ना ले। सो इसीलिए आप हमेशा देखना, सेल्स मैनेजर को जब भी आप किसी शोरूम पे जाके बोलोगे कि भाई मेरे को टीवी दिखाओ, तो वो पहले आपसे रिक्वायरमेंट पूछेगा, कितने साइज का लेना है, किस तरीके का लेना है, एलईडी लेना है या एलसीडी लेना है, ठीक है, जो भी वेरिएंट्स आते हैं। आपने उनसे पूछा तो कस्टमर, वो जो सेल्स मैनेजर है, आपको 2-3 ऑप्शंस ही दिखाएगा, राइट। अब आपने ऑप्शंस देख लिए, उसके बाद आप क्या बोलते हो कि यार प्राइस तो मेरे को महंगा लग रहा है, या फिर आप क्या बोलते हो कि यार इसमें ना ब्राइटनेस थोड़ी कम लग रही है, या फिर आप क्या बोलोगे कि भाई इसका ना साउंड सिस्टम अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर आप कस्टमर, एज अ कस्टमर, आप सेल्समैन को अपने ऑब्जेक्शंस बता रहे हो, ठीक है। जब आपने बोला यार इसका साउंड अच्छा नहीं है, तो सेल्स मैनेजर क्या बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दूसरा सिस्टम दिखाता हूँ जिसका साउंड बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपने ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए कस्टमर की बात को भी सुनना है। अब कस्टमर ने बोला यार पॉलिसी महंगी है, अब आप बोलोगे हाँ जी महंगी है, तो वो लेगा नहीं। ऑब्वियस ही बात है, हमें क्या बोलना है, वो क्या कह रहा है, मेरे को कोई दूसरा ऑप्शन दिखाओ। आपने बोला सर कोई दिक्कत नहीं, इसी से मिलता जुलता बेनिफिट के साथ हमारे पास दूसरा प्लान है जो कि स्टार हेल्थ का है, तो मैं आपको सर ये बता देता हूँ, ठीक है।
तो हमने कस्टमर के ऑब्जेक्शन को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर समझना है और उसको आंसर करना है, ठीक है। अब आप मोबाइल फोन लेने गए हो किसी कस्टमर के, किसी शॉप के पास, ठीक है। अब आपने बोला यार मोबाइल का कैमरा अच्छा नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, सर रुकिए रुकिए मैं आपको दूसरा फोन दिखाता हूँ जिसका कैमरा बहुत बढ़िया है सर, ठीक है, इसका कैमरा 46 या 48 मेगापिक्सल का है, ठीक है, इसमें ये फीचर है, आप इस तरीके से फोटो स्नैप ले सकते हो, ये कर सकते हो। तो आपका जो सेल्स पर्सन है वहां पर आपके ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, आपकी चीजों को आंसर करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर भी अगर आपके पास कस्टमर का कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, तो आपको यहाँ पर उसका आंसर ढूंढना है, क्योंकि आप अभी नए हो इस फील्ड के अंदर, आप इंश्योरेंस के सेल्स मैनेजर जो फील्ड है इसमें नए हो, तो सामने वाले का आंसर आप इमीडिएटली बेसिस पे हो सकता है ना कर पाओ। तो आपको उसके आंसर को ढूंढने की कोशिश करना है, जिससे कि कल को अगर दोबारा वही सेम ऑब्जेक्शन है तो आपको पता लग जाए कि इसका आंसर क्या है, इसको हमें क्या बोलना है, राइट। तो इसी तरीके से हमें चीजों को टैकल करना है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की, आई हैव मैनी पॉलिसीज। अगर सामने वाला कस्टमर बोलता है, जैसे कि ये वाला वर्ड शायद आपका हेल्थ इंश्योरेंस में यूज नहीं होगा, तो हम इसको अभी स्किप कर देते हैं। पॉइंट नंबर 3 में हम बात करेंगे डोंट हैव मनी। अब सामने वाला बोलता है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के पास ये ऑब्जेक्शन आने वाला है कि जब आप लोगों से बात करोगे, लोग बोलेंगे यार मेरे पास तो पैसे नहीं है पॉलिसी लेने के लिए, तब आपको क्या बोलना है? सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप माइंड ना करें, अगर आप मेरे को अलाउ करें तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तो सर सामने वाला बोलेगा हाँ पूछिए। तो सर अगर आप माइंड ना करें तो देखो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सर अगर आपके पास आज पैसे नहीं है, तो भगवान ना करे कल आपकी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कोई हेल्थ बिगड़ जाए, तो कल को आपके पास 5 लाख 4 लाख का बिल देने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे? या आप अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट रखोगे? तो सामने वाला कहेगा यार बात तो ठीक है, आज अगर मैं 20,000 नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो कल को अगर मेरा 3 लाख या 5 लाख का 4 लाख का बिल आता है, तो मैं वो कहाँ से निकालूंगा? तो कस्टमर को आपने उसको मैनेज करने के लिए, उसको हैंडी रखने के लिए उसका एक ऑब्जेक्शन को आंसर कर दिया, उससे आपने अलाउंस भी मांगी, उसने आपने पूछा भी कि भाई मुझे आप अलाउ करो, आप माइंड भी मत करना, और आपने उसको अपना जवाब बोल भी दिया कि भाई देखो अगर आप आज पैसे नहीं निकाल पा रहे हो तो कल इमरजेंसी में कहाँ से पैसे निकालोगे, ठीक है। सो आपको हमेशा यही आंसर देना है जब भी सामने वाला बोले कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। आप एक बार बोल के तो देखो, हो सकता है यार प्लान ना ले, वैसे भी तो नहीं ले रहा, आपने अगर नहीं भी बोला था तब भी तो आपने ये बोला ठीक है नहीं है तो भाई नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप एक बार बोल के तो देखो, हो सकता है उसके माइंड में क्लिक करे और आप उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करके उसको सिक्योर कर पाओ, राइट। तो आपको इन चीजों को थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस फॉलो करनी पड़ेगी, इसी तरीके से आपके कन्वर्जन आएंगे और सामने वाले की यहाँ पर सेफ्टी हो जाएगी, राइट। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर आप बोल सकते हैं, सामने वाला बोलता है कि भाई मेरा रिलेटिव जो है वो इंश्योरेंस कंसल्टेंट है, इंश्योरेंस एडवाइजर है, हेल्थ का, लाइफ का, मोटर का, ठीक है। सो आप क्या बोलोगे कि भाई ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, बट आप मुझे बताओ कि क्या आप ऐसे पर्सन से लेना चाहोगे कि कल को आपको सपोर्ट करे ना करे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि यार सर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्लेम के टाइम, तो मैं आपको 100% सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ, मैं आपको हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो सर मैं चाहता हूँ, देखो आपकी बात ठीक है कि आपका रिलेटिव है ऑलरेडी इंश्योरेंस फील्ड के अंदर, बट मैं चाहता हूँ कि सर आप मेरे से लो, क्योंकि मेरी सर्विसेज थोड़ा सा हो सकता है बेटर है उनसे, ठीक है। बाकी सर आप लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कल को अगर कोई इमरजेंसी आती है तो मैं आपको कैसे सपोर्ट करूंगा, राइट। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हैंडल करने की कोशिश करी, बट यहाँ पर आप ज्यादातर देखोगे कि जब भी सामने वाला बोलेगा कि मेरा रिलेटिव है, मेरे फैमिली में कोई है, मेरे चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, ठीक है, तो कोशिश हो सकती है हम कन्विंस करें, बट यहाँ पर ज्यादातर चांसेस होता है कि हम कस्टमर को लूज कर लेते हैं, ठीक है। वो मेरे साथ भी होता है, हो सकता है आपके साथ भी हो जाए, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, आई विल कंसल्ट विद माई वाइफ। आपको मैंने इसका आंसर पहले ही बता दिया कि वो बोलेगा जी मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा या अपने सीए से पूछ के बताऊंगा। तो आपको प्रेजेंटेशन देने से पहले ही पूछना है कि भाई आप प्रेजेंटेशन में किस किस को इंक्लूड करना चाहते हो, वाइफ को करना चाहते हो, फादर मदर को करना चाहते हो, जिससे कि कल को ये ना बोले कि भाई आप मैं पूछ के बताऊंगा तब हम फाइनल करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, अगर वो बोल रहा है आई विल कंसल्ट विद माई वाइफ, आप एक चीज और बोल सकते हो, सर दिस इज द प्रोडक्ट टू गिफ्ट योर फैमिली। आप अपनी फैमिली को गिफ्ट दे सकते हो इस प्रोडक्ट को परचेज करके। अगर आप अपनी वाइफ से पूछ लोगे तो आप उनको सरप्राइज तो दे ही नहीं सकते। सो सर मैं चाहता हूं कि आप अपनी फैमिली को एक सरप्राइज गिफ्ट दो, तो इसी के लिए सर आप इंश्योरेंस पॉलिसी कराओ, और पॉलिसी कराने के बाद अपनी फैमिली को बताओ कि सर मैंने ये आप लोगों के लिए सेफ्टी के लिए लिया है, राइट। तो आप इस तरीके से अपनी फैमिली को
एक गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट प्लान कर सकते हो सर इंश्योरेंस प्लान लेके, ठीक है, हेल्थ प्लान लेके। सो यहाँ पर हमने दो तरीके से कस्टमर को डील कर लिया। सो इसी तरीके से फाइनली आपको मैंने बता दिया कि हमारा ये ट्रेनिंग सेशन जो है सेल्स प्रोसेस सेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, राइट फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी होती है, आप इस नंबर पर या इस मेल आईडी पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको आज का ट्रेनिंग में समझाया कि सेल्स प्रोसेस के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीजों को फॉलो करना है, सो ये सारी चीजों को आपको फॉलो करना है इसी तरीके से, इसी सीक्वेंस में अगर आप फॉलो करोगे तो ये सारे स्टेप्स आपको कन्वर्जन लाकर देंगे, राइट। सेल्स के अंदर मेनली 3 तरीके के ही स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप आपके पास कस्टमर होना चाहिए, मतलब कि प्रोस्पेक्ट्स। दूसरा स्टेप आपको कस्टमर को प्रेजेंटेशन देना है, मतलब कि प्रेजेंटेशन देने का दूसरा स्टेप होता है। तीसरा स्टेप होता है क्लोजर का। मेनली 3 स्टेप्स होते हैं सेल्स प्रोसेस के, बट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कंप्लीट सेल्स प्रोसेस बताया, राइट। सो आपको ये कंप्लीट सेल्स प्रोसेस बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप इसको दोबारा वीडियो को देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, थोड़ी देर के अंदर आपको इसका रिकॉर्डिंग सेशन भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपने YouTube चैनल पर डाल रहा हूँ, और इस YouTube चैनल पर मैं डेली बेसिस पे अब कुछ ना कुछ चीजें अपडेट करता रहूंगा, सारी चीजें आपको बताता रहूंगा, जिससे कि आपको इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस में बिल्ड करने में हेल्प मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो दिस विल बी रिक्वेस्टेड कि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी डिटेल्स के बारे में पता लगता रहे। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपना YouTube चैनल ओपन करना चाहते हो और लीड जनरेशन करना चाहते हो, सो YouTube चैनल के थ्रू आप लीड जनरेट करके ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक रीच कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपको मैंने तरीका बताया, आपको मैंने सोशल मीडिया के लिए आपको एनकरेज कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से भी हम लीड जनरेट करके लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लोगों को प्लान इन शॉर्ट कर सकते हैं। फाइनली अब मैं बोलूंगा, अगर आपके कोई डाउट है, अगर आपके कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से इसी वेबिनार में पूछ सकते हो, राइट। क्योंकि मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से कि मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊं, इसी तरीके से मैं आपको डे ऑन डे बेसिस पे सारी चीजों के बारे में बताता रहूंगा। फाइनली कल हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से, हमें कितना कमीशन मिलता है, हम कौन से पोर्टल पे जाके अपना पॉलिसीज कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें हम सीख चुके हैं, बट अभी आप लोगों को नहीं पता कि आपको कौन से पोर्टल पर जाना है, कैसे पॉलिसी लॉगिन करनी है, ठीक है। आपको नहीं पता कितना कमीशन मिलेगा, कौन से प्रोडक्ट में मिलेगा, कौन सी डेट को हमारा कमीशन क्रेडिट होता है, ठीक है। और बहुत सारी क्वेरीज आपके मन में होगी, आपके दिमाग में होगी। सो फ्रेंड्स, आप अपने पॉइंट्स, अपनी क्वेरीज को नोट करके रखिएगा। कल हमारा जो सेशन होगा, आधे घंटे का सेशन हम क्वेरी सेशन में निकालेंगे। आधे घंटा जो हमारा पहले का आधा घंटा होगा, उसमें हम क्वेरीज लेंगे। अगर वो क्वेरीज सॉर्ट आउट हो जाती है, खत्म हो जाती है, देन हम फाइनली आगे बढ़ेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है। कल हम सीखेंगे, पहले क्वेरीज लेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में, कि टर्म इंश्योरेंस कैसे काम करता है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और किस तरीके से हम लोगों को टर्म इंश्योरेंस के बारे में अवेयर कर सकते हैं। सो फाइनली, अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आप अपना हैंड रेस कीजिए और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने क्वेश्चन को लेने के लिए। सो सबसे पहले अमीर शेख जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। या गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। यस, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। सर, अगर कस्टमर हमसे ये सवाल करता है कि आप महीने का 500 या 600 रुपया ले रहे हो इंश्योरेंस में, हम्म। तो कंपनी उसके बदले 10 लाख या 5 लाख का रिकवर कैसे दे रही है? सर देखिए, ये कंसेप्ट है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पर। अब मान लीजिए अभी हम यहाँ पर 40 लोग हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर हाँ। के अंदर 40 लोग हैं। मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको अदरवाइज या माइंड मत कीजिएगा, किसी भी पर्सन को आप माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर 40 लोग हैं। अब मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ सभी लोगों से कि आप 1,000 रुपये मुझे दे दीजिए, ठीक है, और मैं आपको 50,000 का कवरेज दे दूंगा या 40,000 का कवरेज दे देता हूँ, ठीक है। कि अगर मान लीजिए किसी को भी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है या कोई हेल्थ इश्यूज आता है, तो आपको हम 40,000 रुपये दे देंगे। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि मैंने थोड़ा थोड़ा अमाउंट सभी से ले लिया। मान लीजिए 1,000 सभी से ले लिया, मेरे पास कितना पैसा इकट्ठा हो गया? 40,000। अब उस 40,000 में मान लीजिए किसी एक पर्सन की फैमिली को कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई
हेल्थ इश्यूज आ जाता है, तो मैं क्या करूंगा, उस 40,000 को उठा के उस पर्सन को दे दूंगा जिसके साथ ये हेल्थ इश्यूज आए हैं। सो इसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज मार्केट में काम करती है। ठीक है, मार्केट में कंपनी क्या कैसे काम करती है कि अगर उसके पास 1 लाख कस्टमर आ रहा है तो उसने 1-1 लाख कस्टमर से, मान लीजिए 10,000, किसी से 15,000, किसी से 20,000 प्रीमियम कलेक्ट कर लिया। अब उसी प्रीमियम से हमें कमीशन भी दे दिया, अपनी कंपनी को भी रन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन के खर्चे भी निकाल रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ कर रहे हैं। साथ ही में अगर किसी भी कस्टमर को उसमें जरूरत होती है, कोई भी इमरजेंसी आती है, तो उस फैमिली को क्लेम देने के लिए कंपनी क्या करती है, उसी फंड में से, उसी पैसे में से उस क्लेम को पे कर देती है। ठीक है, सो दैट इज द वे ऑफ, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। इसी तरीके से पूरी मार्केट के अंदर, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है या टर्म इंश्योरेंस है, इसी तरीके से मार्केट में इंश्योरेंस का कंसेप्ट काम करता है। आई होप मैं आपको ये क्लियरली समझा पाया हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि इसी तरीके से सारी कंपनीज काम करती है, राइट। तो आई होप अमीन शेख जी, मैं आपको अगर क्लियर कर पाया हूँ तो आप मेरे को एक बार चैट पे कंफर्म कर दिए कि मैंने आपको इसका आंसर दे दिया। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर मोहम्मद अमीर जी से। आप अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं सर। सर मेरे ना 2 क्वेश्चन है। आई एम ऑडिबल? यस यस ऑफ कोर्स। ओके, मेरे ना सर 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग किसी से बात करते हैं सपोज, तो वो पूछेगा कि सपोज हमने आज इंश्योरेंस करा लिया अपना, तो इसका रिस्क कवर कब से स्टार्ट होगा? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है सर, आवाज आ रही है? आ रही है सर। आपने हेल्थ इंश्योरेंस वाली ट्रेनिंग अभी अटेंड करी थी या नहीं करी अभी? आई एम जस्ट आस्किंग। नहीं सर, मैंने नहीं करी है, इसीलिए तो शायद मेरा ये क्वेश्चन आ गया है सर। इशू नहीं सर। आप देखिए, मैं आपको ये बोलूँगा कि हमारा ना हेल्थ इंश्योरेंस की रिकॉर्डिंग सेशन है, तो एक बार थोड़ा सा टाइम लगा के उसको देखिएगा, क्योंकि वो भी वैसे ही वेबिनार की तरह है, लगभग 1-1.5 घंटे का सेशन है। बट होगा क्या, आपके जो डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैं इसका आंसर तो दे ही देता हूँ। इसका आंसर ये है कि सर, अगर मान लीजिए हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो डे 1 से हमारा जो रिस्क कवर होता है वो एक्सीडेंटल रिस्क कवर होता है। मतलब कि आज मैंने प्लान लिया, भगवान ना करे कल को कोई एक्सीडेंटल मिसहैपनिंग होती है तो मैं हॉस्पिटल में जाके उसका बिल ले सकता हूँ, मतलब कि क्लेम करा सकता हूँ, राइट। बट अगर मेरा मान लीजिए कोई इसके अलावा कोई और बीमारी है, तो उसके लिए कंपनी क्या कहती है, आपको 30 डेज वेट करना पड़ेगा, 30 दिन का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको किसी अदर बीमारी के लिए आपको क्लेम मिल सकता है। ठीक है, तो ये 2 चीजें होती हैं, इसका बड़ा ध्यान रखिए। दूसरा, यहाँ पर कुछ कंपनियों ने रिलैक्सेशन देना शुरू कर दिया कोविड को देखते हुए, कि अगर किसी को पॉलिसी लेने के बाद 15 दिन के बाद कोविड हो जाता है तो हम 15 दिन के बाद उसको कोविड में कवर कर देंगे। लेकिन अभी भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो 30 दिन के बाद ही कोविड को कवर कर रही हैं। तो जब भी हम प्लान ले रहे हैं तो उसमें एक बार देख लीजिए कि वो 15 दिन के बाद कवर है कोविड का या 30 दिन के बाद कवर्ड है। नॉर्मली सारी प्लान में वैसे तो हम बात करें अदर डिजीज की तो 30 दिन बाद वो कवरेज चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है सर, वन मोर क्वेश्चन ये है कि आपने एक वो बताया कि ऑलवेज गिव योर इंट्रोडक्शन बिफोर यू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। तो इसका क्या मतलब है? मतलब कैसा मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना है, ये एक बार मुझे ये जानना है। सर देखिए, इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि आप बता सकते हो अपने बारे में। जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप ही हैं, ठीक है, मोहम्मद अमीर जी, दिस साइड राहुल जैन, और मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देता हूँ सर कि मैं ऑलरेडी 5 साल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और लगभग मेरे पास 500 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं और मैं उन लोगों को सिक्योर और सेफ बनाने में, सिक्योर में हेल्प करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सर आप भी अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं भी आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर पाऊँ, आपकी फैमिली को सिक्योर बना पाऊँ। सो इसी तरीके से आपने एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, अपने बारे में बता दिया कि आप इस कंपनी में या इस इंडस्ट्री में कितने टाइम से जुड़े हो, ठीक है, और आपने कितने लोगों को सेफ बनाया, कितने लोगों को सिक्योर बनाया और आप किस तरीके से उनको हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन अपने तरीके से बना सकते हो, क्योंकि हर किसी पर्सन का इंट्रोडक्शन देने का या चीज़ों को बताने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से उनको बता सकते हो सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं अनम्यूट कर रहा हूँ अंकुर जी को। अंकुर सर, आप एक बार अनम्यूट करके अपना रिक्वेस्ट, अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, एक्चुअली मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर से, और हमारे यहाँ पर मतलब चिरंजीवी
योजना चलती है जिसमें 5 लाख का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस अभी गवर्नमेंट ने चालू किया है, एंड इट इज लाइक वेरी नट्स, आई मीन बहुत नॉमिनल प्राइस में मिल रहा है, राइट, 850 रुपए के अंदर वो लोग दे रहे हैं। तो लाइक ऐसे कस्टमर्स को हम लोग किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, एंड व्हाट विल बी द लाइक हाउ वी शुड कन्विंस देम फॉर आवर प्रोडक्ट्स? राइट सर, देखिए अगर मैं पैन इंडिया की बात करूं, पूरे हिंदुस्तान की बात करूं, तो गवर्नमेंट की काफी योजनाएं चलती हैं, काफी स्कीम्स चलती हैं जिसको हम बोलेंगे, जिसके अंदर वो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, पर्सनल एक्सीडेंटल के बारे में, इन सब चीजों के बारे में कंपनीज जो गवर्नमेंट जो है बात करती है, ठीक है। बट होता क्या है सर, जब भी हम इस योजना के अंदर जाते हैं तो नॉर्मली हमें क्या देखने को मिलता है कि हमें पूरी प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, पूरी प्रॉपर तरीके से हमें सपोर्ट नहीं मिल रही है। अगर मान के चलिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आज की डेट में सर, हर पूरे इंडिया के अंदर आज की डेट में जैसे बहुत सारे लोगों की मिसहैपनिंग्स हो रही है, राइट। बट आपको अगर ध्यान होगा 2014 में, 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी जिसके अंदर बैंक में लोगों ने 330 रुपए और 12 रुपए के 2 इंश्योरेंस प्लान स्टार्ट करे थे, जिसके अंदर प्रधानमंत्री योजना, वयन ज्योति योजना करके कुछ था। तो 2 तरीके की स्कीम थी। पहली स्कीम क्या थी, मैं आपको बता देता हूँ। 330 रुपए में अगर किसी की नॉर्मल मिसहैपनिंग हो जाती है, यस, प्रियंका जी ने आंसर दे दिया। सो अगर किसी ने मान लीजिए 330 रुपए की स्कीम ली है और उसकी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसकी फैमिली को 2 लाख रुपए का कवर मिलेगा। अब अगर मान लीजिए हम लोगों को उसकी नॉलेज नहीं है, और या हम लोग अगर उससे अवेयर हैं, तो आप ये देखिए कि आपके नियर एंड डियर अगर किसी की मिसहैपनिंग हुई है, तो क्या हम उसको उस स्कीम के दौरान हम उसकी फैमिली को 2 लाख का बेनिफिट दिलवाने में एलिजिबल है या नहीं है। अब उसके लिए कैसे पता चलेगा, हम सामने वाले जिस पर्सन की मिसहैपनिंग हुई तो उस फैमिली के, उस पर्सन के बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे। अगर लास्ट ईयर में उसकी बैंक से अगर पैसा कटा है, डिडक्शन हुआ है, तो हम बैंक को बोलेंगे कि भाई इसका हमें क्लेम करना है, हमें इसका प्रोसेस बता दो, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं, देखो हमारा उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, बट फिर भी हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि मैं अकेला सपोर्ट नहीं कर सकता पूरे हिंदुस्तान को। मेरे आप जैसे लोग चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, जिससे कि आप भी लोगों को अवेयर करके एटलीस्ट उनको थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट कर सको। अगर मैं किसी को दान नहीं दे सकता तो मैं किसी को किसी के थ्रू दिलवा सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीम क्या बोलती है कि आप 2 लाख का फंड रेज कर सकते हो, 2 लाख का क्लेम प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके नियर एंड डियर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी कोई मिसहैपनिंग हुई और फैमिली को कोई प्रॉब्लम है, या एक्चुअल में बोलूंगा फैमिली को प्रॉब्लम नहीं भी है, तो भी हम इसको फंड को रेज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप मान लीजिए 12 रुपए की जो स्कीम थी, उस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने क्या बोला था, अगर किसी की एक्सीडेंटल मिसहैपनिंग हो जाती है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, या इट एनी केस एक्सीडेंटल मिसहैपनिंग होती है, तो 12 रुपए में गवर्नमेंट उसको 2 लाख रुपए का फंड रेज कर रही है, ठीक है। और किसी के साथ रोड एक्सीडेंट मिसहैपनिंग हुई या किसी को कोई और एक्सीडेंटल मिसहैपनिंग हुई, सो उस स्कीम के दौरान हम 2 लाख रुपए का फंड रेज कर सकते हैं उस फैमिली में, राइट। तो हम लोगों का काम सिर्फ इंश्योरेंस सेल करना नहीं है, वो तो हमारा वर्क है ही, ठीक है, दैट इज द वर्क ऑफ आवर प्रोफाइल। बट हम कहीं ना कहीं अगर लोगों को इसी तरीके से गाइडेंस देते रहेंगे, तो जरूरी नहीं है हम अपना फायदा देखें। हो सकता है कल को अगर हमने किसी फैमिली के अंदर इस तरीके से फंड रेज कर दिया, ठीक है, तो हो सकता है कि हमारा ट्रस्ट और हमारा रिलेशन उस फैमिली के लिए बहुत लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाए, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर गाइड कर सकते हैं, चीजों के बारे में समझा सकते हैं। अब मैं आपका आंसर देता हूँ। आपने बोला कि हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, बट मेरे को ऐसा लगता है सर कि गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं वो इतनी स्टेबल नहीं है कि जिसको ना हर किसी को नॉलेज है या हर किसी उसको क्लेम करने में सक्सेसफुली हो पाए, राइट। अब गवर्नमेंट में आप देखोगे बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। मैं इंडिया की बात करूंगा क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज है, तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है आज के डेट में, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ तो वहां पर हमें प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिलती, इवन हम पैसा देकर देना चाहते हो तब भी नहीं मिलती। तो वी आर, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि भाई हम बिन फ्री में इलाज करा सकते हैं उस स्कीम के दौरान, है ना। सो रिक्वेस्ट है, आपने सामने वाले को यही समझाना है, ठीक है, कि भाई देखो आप अगर गवर्नमेंट में जाओगे तो कल को प्रॉब्लम होगी तो आपके पास अदर वे नहीं है कि आपको प्राइवेट में जाना पड़े, ठीक है। तो दैट इज द सब्स्टिट्यूट, मतलब मैं बोलूंगा सेकेंडरी पार्ट, कि हमें एक सब्स्टिट्यूट लेकर चलना चाहिए, एक दूसरी पॉलिसी लेकर चलना चाहिए। कल को अगर हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तो एटलीस्ट हम उससे वहां से बेनिफिट ले सकें, राइट। सो यही एक तरीका है कन्विंस करने का, कस्टमर को समझाने का। अदरवाइज
अगर कोई समझता है तो वेल एंड गुड, नहीं समझता है तो सर हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। राइट, मतलब उसको हम इस तरह से कन्विंस कर सकते हैं कि हम साइमल्टेनियसली पैरेलली दोनों चीजों को बेनिफिट लेके चले, ठीक है। कल को अगर इलाज हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पाता तो हम उसका बेनिफिट ले सकें। और सर एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था, लाइक जैसे किसी कस्टमर ने मतलब ऐसे 2 अलग अलग पॉलिसी ली। सर आपकी वॉइस चली गई है एक बार। हेलो फिर दोनों अंकुर जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है, एक बार रिपीट करेंगे पूरा। मैं ऑडिबल हूँ सर? यस यस अभी ऑडिबल है, रिपीट कर दीजिए सर। एक बार रिपीट कर दीजिए। यस यस अभी ऑडिबल है सर? यस यस हाँ, मैं ये पूछ रहा था जैसे किसी ने इस तरह से दो पॉलिसी चला रहा है पैरेलली, और तो वो दोनों जगह से बेनिफिट ले सकता है या फिर वो एक टाइम पे एक ही जगह से बेनिफिट ले पाएगा? सर एक टाइम से एक ही जगह से बेनिफिट ले सकते हो। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं हीना मैम को एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस हेलो, यस बोलिए हीना जी। ये सर जैसे कि अभी मैंने देखा कि जैसे पोर्टल रहता है, जैसे अपना पोर्टल है उसमें मैंने क्लिक किया तो इंश्योरेंस खुद ही ले सकते हैं शायद, अगर अपनी डिटेल्स डाले तो उसमें हम तो ये मुझे समझ नहीं आया कि हम लोगों का यहाँ पे क्या वर्क रहेगा। मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन, आप ये कह रहे हो जैसे मैंने अभी insurancedeko.com लॉगिन किया, राइट? तो उसमें अगर मैं मेरा डेटा डाल देती हूँ, जैसे पॉलिसी बाजार है, जैसे खुद ही ले सकते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोगों का सपोज कस्टमर को पता चल गया, देखो मैं उसको स्पीच देख के आई एंड ऑल, तो उसने खुद नहीं कर लिया, तो उसमें से क्या मतलब? देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए जो इंश्योरेंस देखो है ना, वो एक ब्रोकर कंपनी है, और ब्रोकर कंपनी क्या कर सकती है, ब्रोकर कंपनी अपने नीचे टीम बना के बिजनेस भी कर सकती है, जैसे कि एडवाइजर बना के टीम बना के काम कर सकती है, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ब्रोकर कंपनी के पास जो लाइसेंस है, उस लाइसेंस के दौरान वो B2C भी कर सकता है, मतलब कि बिजनेस टू क्लाइंट भी कर सकता है, वो डायरेक्ट पॉलिसीज भी सेल कर सकता है अपने पोर्टल के थ्रू, ठीक है। पोर्टल चेक किया, दैट इज द पोर्टल B2C पोर्टल, बट जो हमारा पोर्टल होता है वो लॉगिन करने के लिए अलग URL होता है, उसका जो लिंक होता है वो अलग होता है, ठीक है, जो कि सेशन में मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि डाउट सेशंस है, तो कल हम इसी तरीके के डाउट्स को कवर करेंगे और लाइव हम चीजों को सीखेंगे कि कौन से पोर्टल पे जाना है, कहाँ हमें लॉगिन करना है, किस तरीके से करना है, तो वो सारी चीजें हम करेंगे, राइट? ओके फाइन, वो सारी चीजें, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके नीलेश जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सर। यस गुड आफ्टरनून सर। या गुड आफ्टरनून सर, मेरे हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर है ना 2 क्वेश्चन थे। बोलिए। हेलो सर, पहला क्वेश्चन मेरे पास था, मेरे जान पहचान में से लोग हैं जिन्होंने पहले से अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखा है अलग अलग कंपनी से, ठीक है, और उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उसको रिन्यू कर सकते हैं? क्या हमने पिछली बार नहीं निकाला था उनका न्यू, तो क्या हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं वही पॉलिसी को? देखिए नीलेश जी, पहली चीज क्या है कि आप जो पूछ रहे हैं, आपका क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए सपोज मैं आपका क्लाइंट हूँ, ठीक है, मैंने HDFC से पॉलिसी लिया था और सेकंड ईयर में आप मेरी पॉलिसी रिन्यू करना चाहते हो, ठीक है, मतलब एडवाइजर ने किया था, आप रिन्यू करना चाहते हो, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना? तो इसका आंसर है नहीं मिलेगा। इसका आंसर ये है कि आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो कल को अगर आप हमारे पोर्टल पे जाके इंश्योरेंस देखो पे जाके अगर किसी कस्टमर की HDFC पॉलिसी करते हो और वो किसी दूसरे एडवाइजर के पास जाके HDFC की पॉलिसी रिन्यू करता है, तो कल को देखो आपका बिजनेस भी लूज हो जाएगा इस तरीके से। सो कंपनी क्या कहती है कि अगर आप किसी कस्टमर को पोर्टेबिलिटी करा देते हो, मतलब HDFC की पॉलिसी ICICI में कन्वर्ट करा देते हो या HDFC की पॉलिसी स्टार में या किसी अदर कंपनी में पोर्ट करा देते हो, तो उसका कमीशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने एजेंट कोड चेंज करा दिया, इसीलिए आपको बेनिफिट मिल रहा है, राइट?
अगर किसी की पॉलिसी HDFC में चल रही है और आप दोबारा से HDFC में रिन्यू करा देते हो तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, उसका कमीशन आपको नहीं मिलेगा। और इवन वो पॉलिसी आप हमारे पोर्टल पर भी जाके लॉग इन नहीं कर सकते। अगर किसी ने HDFC से ली है तो HDFC की वेबसाइट पे जाके रिन्यू ऑप्शन पे जाके वो वहीं से ही रिन्यू करा सकता है या अपने एडवाइजर से कांटेक्ट कर सकता है, राइट। तो ये 2 तरीके हैं, इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच नीलेश जी, आपका क्वेश्चन अच्छा था, काफी लोगों को इससे हेल्प मिली होगी। दीपक जी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर। यस दीपक जी बोलिए। जी सर, आज का जो ट्रेनिंग सेशन था बहुत ही अच्छा था और काफी नई चीजें मुझे सीखने को मिली, इसके लिए थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जी। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक सर थे, उन्होंने पूछा था कि सपोज सर जैसे हम अगर जाते हैं कस्टमर के पास तो हम इंट्रोडक्शन अपना देते हैं, तो अब सर मान लीजिए कि जैसे कोई इंश्योरेंसर मतलब कोई एजेंट है तो वो तो 5 साल से वर्क कर रहा है, देन उसने कई लोगों का पॉलिसी किया होगा, कुछ लोगों की किए होंगे, कुछ लोगों का उन्होंने रिलीज भी किया होगा पॉलिसी। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि सर जैसे अभी हम लोग तो इनिशियली ऐड हुए हैं, तो सपोज दैट अगर हम जाते हैं कस्टमर के पास तो हमारा उस हिसाब से हमारा इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, मतलब कि हम क्या बोले, हम क्या, क्योंकि हमने तो अभी किसी की पॉलिसी करी नहीं है और ना किसी का रिन्यू कराया है, तो हम ये जानना चाहते हैं। दीपक जी मैं समझ गया मैं आपका आंसर, क्वेश्चन समझ गया, ठीक है। मैं देखो यहाँ पर एक ही चीज बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको उस जर्नी के लिए आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आप अपना आंसर खुद दे पाए। अब मैंने आपको बोला कि आप अपने नियर एंड डियर 100 लोगों से बात करो अगले 10 दिन के अंदर, ठीक है। अब उसमें मेरे हिसाब से शायद इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। आप अपने अगर मान लीजिए किसी रिलेटिव को फोन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उनको ये बोलोगे कि भाई मैंने अभी ज्वाइन किया 15 दिन पहले 10 दिन पहले, आप बोलोगे। बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। बट इंट्रोडक्शन कब देना पड़ेगा, जब आप 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल कर लो, है ना। तो बिल्कुल लोगों से बात करोगे ना, इतना मैं आपको ये शॉर्टी से शिद्दत के साथ जिस तरीके से आप बात करना चाहते हो, अगर आप बात करोगे मैं इतना लिख के दे सकता हूँ कि कम से कम आपके 5 से 10 पॉलिसीज यहाँ पर ऑटोमेटिक सेल हो जानी है। इसमें मैं आपको बस एक माइंडसेट क्यों दे रहा हूँ कि आप ये मान के चलो कि नहीं होगी, वो मैं क्यों दे रहा हूँ, देखो अगर नहीं हुई तो आप नेगेटिव ना हो जाओ, मतलब आपको ये ना लगे कि ये सर ने बोला था पॉलिसी सेल हो जाएंगी बट नहीं हुई। तो मैं बोल के चल रहा हूँ कि आपको एक्सपीरियंस गेन करना है तो मान के चलो, बट अगर हम अपना कर्म करेंगे तो फल तो जरूर मिलेगा। जी सर बिल्कुल। हमें अपना कर्म करना है, फल मिल जाएगा, बस इतना करना है अगले 10 दिन। इसके बाद हम इंट्रोडक्शन कैसे बनाना है, क्या करना है, उसके लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप बना पाओगे। सर बट जैसे अगर सपोज दैट आपने बताया था कि हाँ ये आपका कहना ठीक है कि एक तरीके से कि अगर हम बोल देते हैं कि हाँ आपका जो है इंश्योरेंस क्लेम मतलब इंश्योरेंस आपके हो जाएंगे, कस्टमर आपके बन जाएंगे, बट अगर 100 लोग भी कस्टमर हमारे नहीं बने, उस समय अगर कुछ नहीं हुआ हमारा, उसके बाद क्या क्या हो सकता है सर, मतलब लेकिन आप उतने कैपेबल तो हो जाओगे ना कि कस्टमर की क्वेरीज आपको समझ आने लगेंगी। हाँ बिल्कुल, क्वेरीज तो मुझे समझ में आने लगेंगी, बट वो बात जो इंट्रोडक्शन की है मैं उसकी कर रहा हूँ सर। नहीं, इंट्रोडक्शन देखो अपने आप बन जाएगा, इंट्रोडक्शन में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब जरूरी थोड़ी है कि भाई मान लो अगर मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं ये बोलूं कि भाई मैं 5 साल से कर रहा हूं तभी मेरी पॉलिसी बिकेंगी, नहीं। मेरा इंट्रोडक्शन मेरे वर्ड्स के अंदर, मेरे कॉन्फिडेंस के अंदर होना चाहिए कि जो मैं क्लाइंट को समझा रहा हूँ कि मेरे चीजों को समझ में आना चाहिए, क्लाइंट को मेरी बात समझ में आनी चाहिए। अब हो सकता है जो पर्सन 5 साल से सेल कर रहा है वो अपनी बात क्लाइंट को समझा ही नहीं पा रहा, बट आपने अभी 1 महीने पहले ज्वाइन किया, आपको इतनी नॉलेज हो गई, इतनी चीजें समझ आ गई, अब आप क्लाइंट को अच्छे से समझा पा रहे हो। सो आपका इंट्रोडक्शन आपका कॉन्फिडेंस है, सीधी सी बात, ठीक है ना। बाकी इसके लिए फिक्र मत करें, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम टैकल करते रहेंगे, ठीक है। एक बार आप चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप करना शुरू करें, ठीक है। अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है वो करनी है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट पे क्या भेजना है अभी कुछ नहीं बोला मैंने, अभी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ब्रॉडकास्ट लिस्ट रेडी करो, ठीक है। आप लोगों को यही बोला है मैंने। दूसरा, अपनी 100 लिस्ट बनाओ, आज पूरा दिन लगाओ, लिस्ट बनाओ। कल से हमें कॉलिंग करनी है। आपको कॉलिंग कैसे करनी है कल हम क्वेरी में रेज करेंगे कि कैसे हमें कॉलिंग करनी है। हालांकि आज भी मैंने कोशिश करी आपको बताने की, तो उस तरीके से हम प्रैक्टिस करके काम कर सकते हैं, राइट। ओके सर। ओके, थैंक यू दीपक जी।
नेक्स्ट मैं आपको राजीव रंजन जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस बोलिए राजीव जी, बोलिए अपना आप क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून सर। हेलो। या गुड आफ्टरनून, बोलिए सर। मेरा क्वेरी ये है कि मतलब जो हम लोग इंट्रोडक्शन जो मतलब मैसेज करेंगे, वो मैसेज मतलब किस फॉर्मेट में रहेगा, मतलब क्या क्या उसमें डालना रहेगा, अपना नाम, नंबर और आपको, अपना वो एक सेकंड, आपको किसने बोला है मैसेज करना है सर? जी सर, नहीं मैं एक्चुअली ब्रॉडकास्ट पे बनाया ना, तो नहीं मैसेज करने के लिए तो बोला नहीं गया अभी एक्चुअली। नहीं, आपको कोई मैसेज नहीं करना, कोई ब्रॉडकास्ट नहीं करना। अभी मैंने आपको ये नहीं बोला कि आपको एक्शन क्या लेना है, अभी जस्ट मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है? अभी ना आपको कोई मैसेज करना, कोई मेल करना, ना कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ अपनी प्रोस्पेक्टिव लिस्ट बनानी है, लोगों से बात करनी है, बस वही इतना करना है। और जो आपके नियर एंड डियर है उन्हीं से बात करनी है, और ये सोच के चलना है कि प्लान सेल नहीं होगा, ठीक है? थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू। फ्रेंड्स देखो, अगर हम एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे ना, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। अगर मैं सोचूं कि मैं पहले ही अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं, 10 सीढ़ी चढ़ जाऊं, तो कल को गिरने के चांसेस हैं। सो आप लोगों को मैं यही बता रहा हूं सर, एक एक स्टेप चलते हैं, एक एक स्टेप के बारे में चीजों को सीखेंगे, तो जिससे हम आगे चल पाएंगे, राइट? सो प्रियंका जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। या प्रियंका जी बोलिए। गुड सर, आफ्टरनून। एक रिक्वेस्ट और एक क्वेरी है। रिक्वेस्ट ये है कि सर क्लेम की प्रोसेस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाइएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर का मैक्सिमम इंटरेस्ट क्लेम और प्रीमियम पर ही होता है। अगर क्लेम की प्रोसेस सही नहीं हुई तो वो नेक्स्ट टाइम हमसे जुड़ा नहीं रहेगा। एंड सेकंड थिंग, मुझे मेरी क्वेरी थी कि सर जैसा आपने कहा कि हम एक इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस में हैं, पर अगर हम किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और जिसके बिहाफ में हमें हमारे काम के बदले कमीशन मिल रहा है, तो ये तो एक तरीके से अनदर जॉब ही हुई सर। So how can we consider it as a business for us? मैम देखो, जॉब क्या होती है? जॉब होती है कि आप किसी ऑफिस में जाते हो, काम करते हो, ठीक है, तब आपको पैसा मिलता है। बट अगर आप जॉब के अंदर सेकेंड ईयर काम करोगे तो आपके पहले साल का पैसा नहीं मिलता। राइट। मेरी बात भाई, आज आपने वर्क किया किसी कंपनी के लिए, आपको आज का पैसा मिला, आज के पूरे दिन की सैलरी मिली, ठीक है? बिजनेस के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे जो सिस्टम है इसके अंदर, आज अगर आप किसी की पॉलिसी करते हो तो उस पॉलिसी का रिन्यूअल आपको जिंदगी भर मिलना, तो वो अब नहीं है, हमारा बिजनेस है। ठीक है सर, दैट इज द डिफरेंस। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। आयुष जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। सॉरी, प्रकाश जी शायद यहाँ पर अनम्यूट हो गए। प्रकाश जी पहले आप पूछ लीजिए, फिर आयुष जी। थैंक यू सर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कोई हमने किसी को बात किया और उसने ये कहा कि मेरे पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है, तो क्या मैं उसको उस समय सुपर टॉपअप के लिए अप्रोच कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं सर। आप पूछिए उनसे कि कितने की पॉलिसी ले रखी है। इररेस्पेक्टिव वो किसी भी कंपनी का हो। हाँ, वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो कॉर्पोरेट प्लान हो, चाहे किसी भी कंपनी का प्लान हो, आप उनको टॉप अप सजेस्ट कर सकते हो। अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ले रखी है, आप उसको 95 लाख तक का टॉप अप दे सकते हो, 10 लाख का, 15 लाख का, 25 लाख का टॉप अप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके। और एक और क्वेश्चन था सर कि अभी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं, तो क्या वो कोविड को कवर करती हैं या कुछ सर्टेन पॉलिसीज हैं जो उसको कवर करती हैं? देखो, जितनी भी पॉलिसीज हैं जिसको लगभग 30 दिन से ज्यादा हो चुका है, क्लाइंट अगर पुरानी पॉलिसी लेके उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर सभी के अंदर कोविड कवर है, अगर हम बेस पॉलिसी की बात करें, ठीक है? ओके। तो अगर हम नई प्लान ले रहे हैं तो 15 दिन के बाद या 30 दिन के बाद कवर है, डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी। मतलब ये पिच सही नहीं रहेगा कि आप कोविड के लिए प्लान लीजिए, वो ऑलरेडी अगर है किसी के पास, अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो वो ऑलरेडी कवर्ड है कोविड के लिए। थैंक यू। ठीक, क्लियर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। आयुष जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। हेलो सर। यस, बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि पॉलिसी किस इश्यूज की वजह से टर्मिनेट हो जाती है, तो पैसे कितने दिन तक वापस आएंगे? पॉलिसी किस वजह से टर्मिनेट होती है? किसी इशू की वजह से टर्मिनेट हो जाएगी तो? मेडिकल इशू की वजह से, ठीक है? हाँ। आप कहते हो कि किसी का हमने अप्लाई किया था, उसको मेडिकल
कोई प्रीवियस हिस्ट्री थी उसकी, कोई मेडिकल हिस्ट्री थी और उसकी वजह से पॉलिसी रिजेक्ट होती है, तो पैसा कितने दिन में आएगा? उसका ऑलमोस्ट अप्लाई रिजेक्शन होने के 15 दिन के बाद जिस तरीके से पेमेंट किया था उसी तरीके से पेमेंट वापस आएगा। जिस अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हुआ था उसी अकाउंट में पैसा वापस चला जाता है। 15 दिन का टाइम होता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मुबारक जी, मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सॉरी, यस सर। मुबारक जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। शायद ही इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, बट नो इश्यूज। मैं शोएब जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। यस, बोलिए सर। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है शोएब जी। शोएब जी, आपको मैं दोबारा से अनम्यूट करता हूँ। अभी मैं दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, बोलिए सर। हेलो, यस बोलिए। अभी आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए जी। राहुल जी, एक्चुअली कल मैंने अपने अंकल से बात की, तो उन्होंने ऑलरेडी अपना इंश्योरेंस ले लिया है। ठीक है, तो मैंने कहा कि अपना इंट्रोडक्शन दिया और अपने बारे में बताया कि मैंने भी इंश्योरेंस एडवाइजरी का बिजनेस स्टार्ट किया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तूने स्टार्ट कर लिया तो मैं तेरे से भी ले लूंगा। तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन मेरा यह डाउट है कि अगर कल को क्लेम आता है तो जो ऑलरेडी उन्होंने पहले लिया हुआ है तो उधर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे ना। तो अगर मेरे से भी वो ले लेंगे तो मेरा क्लेम कैसे बचेगा मेरी कंपनी से, अगर वो मेरे देखो, थ्रू लेते हैं? ऐसा होता है ना, अगर देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि वो दो जगह से पॉलिसी ले लेते हैं बट उनको क्लेम एक ही जगह से मिलेगा। ठीक है, तो कई बार लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कस्टमर ये सोचता है कि भाई मेरे को यहाँ से भी क्लेम मिल जाएगा और वहां से भी क्लेम मिल जाएगा, तो वो उनकी गलती नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार उनसे क्लियरिटी ले लीजिए कि क्या आप ऐसा सोच रहे हो तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, तो मेरे से पॉलिसी लेने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको क्या कह सकते हो कि भाई अगर आपने 3 लाख की या 5 लाख की पॉलिसी ली है तो आप मेरे से टॉप अप जरूर करा सकते हो, तो आप उनका रिस्क कवर इंक्रीज करने के लिए बात कर सकते हो। राइट, सो ये आप उनसे डॉक्यूमेंट्स अगर एग्जिस्टिंग कंपनी में जब भी क्लेम आता है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही देना होता है ना क्लेम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना होता है। और तो अगर वो मेरे थ्रू करा रहे, हाँ, अगर वो मेरे थ्रू करा रहे तो डेफिनेटली मेरी कंपनी का क्लेम पास नहीं होगा। वो एक ही कंपनी से क्लेम ले सकते हैं, या तो आपकी कंपनी से जिस कंपनी से आपने पॉलिसी किया, या जिस कंपनी से उन्होंने ऑलरेडी पॉलिसी लिया उस कंपनी से ही उनको क्लेम मिलेगा। एक ही कंपनी क्लेम पास करेगी, दोनों से नहीं ले सकते? दोनों से नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है राहुल। ओके, थैंक यू सर। प्रकाश जी, मैं आपको दोबारा से अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन। थैंक यू सर। मैं सर एक जनरल एक क्वेश्चन था, जैसे ये पॉलिसी बाजार है या इंश्योरेंस, देखो ये ऑनलाइन पोर्टल ही है ना सर? करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो दोनों में मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बनती है, इन दोनों में अगर ऑनलाइन होता है तो कमीशन मतलब जो पॉलिसी होती है वो ऑफलाइन के बजाय थोड़ा सा कम होता है। क्या मैं सही हूँ सर? नहीं, प्रीमियम जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन, देखो हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम प्रीमियम की बात करें तो आप किसी भी एडवाइजर से, किसी भी पॉलिसी बाजार से, किसी भी इंश्योरेंस पोर्टल से या किसी भी ब्रोकर से ले लीजिए। अगर हमारा प्रोडक्ट सेम है, मान लीजिए अगर मैं ऑप्टिमा रिस्टोर की बात करूं, आप पूरे इंडिया में किसी भी पर्सन से लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, उसका प्रीमियम सेम होगा हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, अगर मैं मोटर इंश्योरेंस की बात करूं तो मोटर इंश्योरेंस में फर्क हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि उसमें डिस्काउंटिंग का फर्क होता है, जो कि कल हमने कल या परसों के ट्रेनिंग में हमने समझा था। तो डिस्काउंटिंग के फर्क की वजह से प्रीमियम डिफर होता है मोटर इंश्योरेंस में, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है ना, सेम ही होता है? सेम ही होता है ऑल ओवर इंडिया। ओके ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। राजेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप एक बार अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सर। यस राजेश जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर। यस, बोलिए। सर, जैसे कि अभी गवर्नमेंट सर्वेंट का अपन हेल्थ इंश्योरेंस निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बट सर वो उनका तो मेडिकल क्लेम निकलता है बाद में, जैसे हॉस्पिटल से वो
उनका पूरा बिल निकलता है, यानी वो उनको फैसिलिटी होती है ना, बिल निकाल सकते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब आप वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट से उनको बेनिफिट मिलता है कि वहां से क्लेम कर सकते हैं, वहां से उनको पैसा मिल जाता है। तो देखो उसमें क्या है कि अगर सर्वेंट है तो अगर उसको बेनिफिट मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो वहां से क्लेम करेगा तो वहां से मिल जाएगा। बट कोई पर्सन है वो कहता है कि भाई मैं साइमल्टेनियसली पैरेलल 2 पॉलिसी लेके चलना चाहता हूँ, एक गवर्नमेंट वाली और एक प्राइवेट वाली, ठीक है। तो कल को अगर वहां से अगर किसी वजह से नहीं तो मैं प्राइवेट पॉलिसी से ले लूंगा। बट नॉर्मली ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं वो पॉलिसीज नहीं कराते हैं, ठीक है। अगर कराते भी हैं तो फिर आप कर सकते हो, उनके ऊपर है, डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर कि लेना कि नहीं लेना। बाकी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर अगर वो है तो उसको वहां से बेनिफिट मिल जाता है अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, राइट। हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू राजेश। मुबारिक जी मैं आपको दोबारा से अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन। यस सर, आप अनम्यूट कीजिएगा तभी आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे। यस बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए सर। सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा जानना चाह रहा था। जैसे सर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं हम, तो उसमें सर लॉस हो जाता है गाड़ी का, तो थर्ड पार्टी को इंश्योरेंस मिलेगा, उसमें फर्स्ट पार्टी को वो नहीं मिलता है सर। इसमें फिर क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? मुबारक जी, एक मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने ना कल और परसों हमने हेल्थ मोटर इंश्योरेंस के बारे में सीखा था, ठीक है। आप हाई लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको उसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, उससे आपको क्लियरिटी से समझ आ जाएगा। रीजन क्या है कि आज हम जो बात कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ, एक बार मुझे आप हाई लिख के भेज दीजिएगा, तो मैं आपको पूरी वीडियो की रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, आप उसको देख के समझ पाएंगे, राइट। ठीक सर, ठीक, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। राजेश जी मैं आपको सॉरी रजत जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर हमने किसी का इंश्योरेंस कर दिया तो बाद में वो डॉक्यूमेंट वगैरह मतलब कुछ मांगता है, जैसे पॉलिसी हो जाती है, तो जो डॉक्यूमेंट है उसके मेल पे जाते हैं, उसको कुछ कोरियर आते हैं? देखो आज की सिचुएशन को देखते हुए मैक्सिमम कंपनीज ने सारी चीजों को डिजिटल कर दिया, ठीक है। तो कस्टमर के पास डॉक्यूमेंट जो है कहीं ना कहीं मेल पर तो जाते ही जाते हैं, बट कुछ कंपनीज ने आज की डेट में मोबाइल व्हाट्सएप के थ्रू भी सेंड करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो व्हाट्सएप से भी कस्टमर के पास डॉक्यूमेंट डायरेक्ट कंपनी से चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो सभी कंपनीज में नहीं है, कुछ कंपनीज ने किया है, कुछ कंपनीज ने अभी नहीं किया। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सर डिजिटल डॉक्यूमेंट आएंगे आपके पास मेल पे और व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से जाते हैं, फिजिकल कॉपी अभी फिलहाल के लिए नहीं जा रही। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आई होप आपके काफ़ी डाउट्स, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। सो इसी तरीके से हम चीज़ों के बारे में डेली बेसिस पे सीखते रहेंगे। और जैसा कि आज आपको मैंने 2 चीज़ों के बारे में बताया कि आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट कैसे बना सकते हो, उसकी रिकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी आपको अपने चैनल पे दे चुका हूँ, आप उसको देखिएगा। अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाने से पहले उसको जरूर देखिएगा, राइट। दूसरी चीज मैंने आपको बोला कि आप अपनी 100 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाइए, ठीक है। एटलीस्ट 100 लोगों की होनी चाहिए। और डेली बेसिस पे हम कल से स्टार्ट करेंगे अपने 10 लोगों से बात करना। डेली बेसिस पे अगर हम 10 लोगों से बात करेंगे तो आप 100 लोगों की लिस्ट लगभग 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, और इस तरीके से हमारी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस गेन होगा। अब इस बीच में अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं, कोई क्वेश्चंस आते हैं, सो हम ये सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस हम ट्रेनिंग सेशन में इसी तरीके से क्वेरी सेशन में लेते रहेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस टास्क को जरूर कंप्लीट कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस को जरूर गेन कीजिएगा, राइट। दूसरी चीज मैं आपको बोलूंगा, अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अब हो सकता है कुछ लोगों का अभी कोड जनरेट नहीं है, अंडर प्रोसेस है, या कुछ लोगों के डॉक्यूमेंटेशन अभी भी प्रोसेस नहीं है या पेंडेंसी है, सो उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराइए, ठीक है। आप हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम को कॉल कीजिए। और फाइनली आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, तो फाइनली मैं बोलूंगा आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो वीडियो का लिंक आपको अभी मिल रहा है, ठीक है, इस वीडियो के ऊपर मैं अपने चैनल के ऊपर ही ये वीडियो डालने वाला हूँ, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, राइट। सो अब हम मिलेंगे इसी तरीके से कल के सेशन में 11 बजे, और अपने टास्क को करना ना भूलिएगा। आपने प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट सीखना है, तो आप देखिएगा किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाई जाती है,
और कौन सा इफेक्टिव वे है, कौन सा एफिशिएंट वे है जिस तरीके से हम अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को मैनेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फाइनली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पर, सॉरी, यूट्यूब पर जाने के बाद आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा था, किस तरीके से आपका आज का सेशन आप लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सकता है, या फिर किस तरीके से आपको इस सेशन से नॉलेज मिली, क्या क्या चीजें आपने आज सीखी हैं। सो अब हम मिलेंगे कल के वेबिनार में 11 बजे, और उसका लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके।